দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो तो जो है ये क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन कर लिया है। जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस दिया था ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, इसमें जो भी हमें करना है उसका मैंने नोट डाउन कर लिया है। ये हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22, लेकिन इसको लास्ट में करेंगे, पहले बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन 34 से, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 33 तक कर लिया था। 22 हम लोग लास्ट में करेंगे। ये रहा यहाँ पर क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 34 में सभी अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2022 रिलेटेड टू एक्स एंड वाई, टू वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री, ठीक है, दो वर्कर एक फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, नाम है एक्स और वाई। तो इनका हमें क्या दिया है, कुछ डिटेल्स दिया है, कौन से सितंबर 22 के फर्स्ट वीक का, ठीक है, सितंबर 22 के फर्स्ट वीक का हमें इंफॉर्मेशन दिया है। इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, देखो, जॉब कंप्लीटेड यूनिट्स 3600 4200, मतलब इन्होंने इतना यूनिट प्रोडक्शन किया है। आउट ऑफ द एबव, मतलब इसमें से रिजेक्टेड एंड अनसेलेबल, इतने यूनिट्स जो है वो रिजेक्ट करने पड़ेंगे, और ये सेलेबल भी नहीं है, मतलब नहीं बिकेगा। इसका मतलब जो फ्रेश यूनिट, फ्रेश यानी जो सेलेबल है, जो रिजेक्टेड नहीं है, ठीक है, वो कितना है, ये दोनों को माइनस करने से पता चलेगा। सोच के देखो कि अगर हम लोगों ने 100 यूनिट बनाया, लेकिन हमें पता है 20 यूनिट रिजेक्ट हो चुका है, तो 80 यूनिट जो है वो मार्केट में सेल होगा। तो ये हमें पता चल जाएगा कि कितना यूनिट सेलेबल है। पहले देखते हैं पूछा क्या है। टाइम अलाउड बोला है, देखो ये जो एक्स वर्कर जो प्रोडक्ट बना रहे उसको बनाने में लगता है 12 मिनट, एक दर्जन प्रोडक्ट बनाने में। एक दर्जन मतलब कितने सारे आइटम होते हैं, मतलब अगर क्वांटिटी मतलब नंबर में 12, ठीक है, तो 12 आर्टिकल्स बोल सकते हो, 12 जो है फिनिश गुड्स बोल सकते हो, जो भी बोलो, ठीक है। 12 यूनिट्स बनाने में टाइम लगता है 12 मिनट्स, इसका मतलब तो एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि डॉजन मतलब तो दर्जन हो गया ना, तो 12 यूनिट हो गया, तो 12 यूनिट बनाने में अगर 12 मिनट लगता है, तो एक यूनिट बनाने में कितना लगेगा बोलो। सबसे पहला बात है कम या ज्यादा। 12 ইউনিট বানাতে যদি 12 মিনিট লাগে, তাহলে 1 ইউনিট বানাতে কত সময় লাগবে? এটা তো মুখে মুখেই হয়ে যাবে। 12 ইউনিট বানাতে যদি 12 মিনিট লাগে, তাহলে হ্যাঁ বলো, ঠিক বলছিল, বলো। আরেকবার বলো, ঠিক বল। 1, करेक्ट, ডিভাইডেড বাই 12 ইউনিট। 1 ইউনিট বানাতে যদি 1 মিনিট লাগে, তাহলে 12 ইউনিট বানাতে 12 মিনিট লাগবে, সেই হিসেবে 1 ইউনিট বানাতে 1 মিনিট হচ্ছে না, तो 1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला है ए वाई जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनका 200 यूनिट बनाने में 3 आवर्स लगता है, ठीक है। तो एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। 200 यूनिट बनाने में टाइम लगता है 3 आवर्स, ठीक है। अब 3 आवर्स जो है एक यूनिट बनाने में कम टाइम लगेगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 200। अब ये देखो 3 डिवाइडेड बाई 200 अगर करेंगे ना, तो ये कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मिनट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको मिनट्स में ट्रांसफर कर देंगे, तो हम लोग का सोल्यूशन हो जाएगा। ये देखो हम लोग इसको मिनट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। 1 मिनट कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। तो 3 आवर्स मतलब कितना मिनट, 3 आवर्स मतलब 3 आवर्स इंटू 60 मिनट करेंगे ना, 1 आवर में 60 मिनट, तो डिवाइडेड बाई 200, तो कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 6 है, হ্যাঁ কত হচ্ছে 180 मिनट। 180। अच्छा 180 मिनट मतलब कितना आवर्स, 180 डिवाइडेड बाई 200 हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 180 হচ্ছে ওভারঅল করে।
হ্যাঁ, এটা 180 হচ্ছে ডিভাইডেড বাই 200 কত হবে চেক করে দেখতে হবে। 0.9। पॉइंट है उससे। अच्छा, ठीक है, ये पॉइंट में आ रहा है, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद भी देख लेंगे कि हमें किस तरीके का आंसर चाहिए। मतलब ये हम जस्ट बोल रहे हैं कि एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा। जैसे इसका निकला, इसका पॉइंट में निकल रहा है। ठीक है, आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर बोला है बेसिक वेज रेट पर आवर। ठीक है, 1 घंटा काम करने से इतना रुपए देना पड़ता है, 1 घंटा काम करने से वाई को इतना रुपए देना पड़ता है। आवर्स वर्क, वाई ने, एक्स ने इतने आवर्स काम किए, वाई ने इतने आवर्स काम किए। आवर्स वर्क मतलब एक्चुअली इतना इतना टाइम उन्होंने काम किया। ठीक है, एक हफ्ते में। द नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक आर फिक्स्ड 42 आवर्स, और इनको 42 आवर्स टाइम फिक्स्ड है, मतलब ये टाइम अलाउड है। और ये क्या है, ये टाइम टेकन है। इन्होंने इतना इतना टाइम लिया, जबकि इतना टाइम इनको दिया गया था। ठीक है, अब ये जो टाइम दिया गया है, ये किस हिसाब से दिया गया है, ये बोला है कि एक हफ्ते में वर्कर को इतना टाइम काम करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखो क्या बोल रहा है। लेकिन इन्होंने देखो दोनों वर्कर ने ज्यादा टाइम काम किया है, 42 आवर्स करना चाहिए, इसने 45 आवर्स किया, इसने 50 आवर्स किया। तो ये जो 42 और 45 का गैप है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर टाइम बोलेंगे। सोच के देखो, ये हम लोग टाइम शिफ्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाओ। टाइम शिफ्ट कब होता है कि हम लोग को जितना यूनिट बनाना चाहिए था, उतना बनाने के लिए जितना टाइम दिया गया था और हम लोगों ने कितना टाइम लिया, उसके डिफरेंस को बोलते हैं कि टाइम सेव। ठीक है, यहाँ पर फिक्स्ड बता दिया है कि वर्कर को 1 वीक में 42 आवर्स काम करना है, लेकिन वर्कर ने 45 आवर्स काम किया। ठीक है, तो इनका ओवर टाइम हो रहा है इस हिसाब से। ठीक है, बोनस दिया जाएगा, तो इसका मतलब इन्होंने टाइम सेव भी किया होगा। टाइम सेव्ड है ये कैसे पता चलेगा, है कि नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि इतना दर्जन बनाने के लिए या फिर इतना यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था, इन्होंने कितना टाइम लिया, वो कैसे निकालेंगे। अभी अभी हम लोगों ने देखा, ये एक्स के केस में 1 यूनिट बनाने में टाइम लगता है 1 मिनट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि 3600 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा होगा, तभी ना हमारा आंसर आएगा। बात समझो, यहाँ पर हम लोग का ओवर टाइम भी आएगा और जो है टाइम सेव्ड भी आएगा। ओवर टाइम और टाइम सेव्ड में फर्क क्या है। ओवर टाइम मतलब देखो, जैसे तुम लोग मान लो कहीं जॉब करोगे, ठीक है, वहां पर बता दिया कि तुम लोग को 10 आवर्स ड्यूटी देना है, तुम लोगों ने 10 के जगह 12 आवर्स ड्यूटी दे दिया, तो 2 आवर्स जो तुम लोगों ने एक्स्ट्रा काम किया वो ओवर टाइम हो गया। ठीक है, लेकिन मान लो टाइम शिफ्ट का क्या है, तुम लोग को एक प्रोजेक्ट दिया गया था जो 3 घंटे में कंप्लीट करना चाहिए था, तुम लोगों ने उसे 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया, वो होता है टाइम शिफ्ट। ठीक है, टाइम शिफ्ट जो है वो आउटपुट के बेसिस पे निकालेंगे ना, कि कितने टाइम में वो काम कंप्लीट करना था, हम लोगों ने कितना अर्ली कर लिया। ठीक है, और ये है कि फिक्स था इतना टाइम काम करना है, फिर भी इन्होंने इतने इतने टाइम एक्स्ट्रा काम किए। अब बोनस कैसे दिया जाएगा, 2/3 ऑफ द बेसिक वेज रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्क एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस्ड विदाउट डिडक्शन फॉर द रिजेक्टेड आउटपुट। बोल रहा है कि बोनस कैसे दिया जाएगा, बेसिक वेज रेट जो भी होगा वो तो है 5 और 6, इसका 2/3, मतलब बेसिक वेज रेट जितना होगा उसका 2/3 जो है बोनस दिया जाएगा फॉर ग्रॉस टाइम वर्क। ठीक है, ग्रॉस टाइम वर्क मतलब टोटल जितना टाइम काम हुआ है, और ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस्ड विदाउट डिडक्शन फॉर रिजेक्टेड आउटपुट। देखो, बोनस तो नॉर्मली दिया जाता है टाइम सेव्ड के ऊपर, बोनस आवर के ऊपर, तो हम लोग को बोनस आवर निकालना पड़ेगा। ठीक है, बोनस आवर्स निकालना पड़ेगा, यानी टाइम सेव्ड। सबसे पहला बात है, इसको बोनस आवर लिखेंगे तो ये तुम लोग को हेल्थ से लगेगा, हमें देखना पड़ेगा कौन से मेथड से बोला है, हम लोग को निकालना पड़ेगा टाइम सेव्ड। ठीक है, अब टाइम सेव्ड कैसे निकालना है, ग्रॉस टाइम वर्क, जितना टोटल टाइम काम किया है इन्होंने, ग्रॉस टाइम वर्क ये है। ठीक है, एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस्ड, और उस टाइम में उन्होंने जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया विदाउट डिडक्शन फॉर रिजेक्टेड आउटपुट, लेकिन वो जो टाइम काउंट करना है ना, उसमें आउटपुट जो रिजेक्ट हो गया उसे माइनस नहीं करना है। ठीक है, उसे माइनस नहीं करना है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो हम दोबारा ये सारे पॉइंट को रीड करके बताएंगे, क्योंकि सिर्फ बताने से तो नहीं होगा, उसके साथ साथ करना भी पड़ेगा। द रेट ऑफ ओवर टाइम फॉर फर्स्ट, ये देखो ओवर टाइम का बात आ गया, फर्स्ट 4 आवर इज पेड एट टाइम प्लस 1/3 एंड फॉर नेक्स्ट 4 आवर इज पेड एट टाइम प्लस हाफ। ठीक है, ऐसे बोला है। अच्छा, अब देखो क्या क्या बोल रहा है यहाँ पर, नीचे कैलकुलेट करने क्या बोला है, देखो यहाँ पर चेक करते हैं। From the above data calculated for each employee, number of bonus hours and amount of bonus earned, total wages earned including basic wages, overtime premium and bonus, direct wages,
कॉस्ट पर 100 सेलेबल यूनिट, ये 3 चीज कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है। तो पहले क्या कैलकुलेट करने बोला है देखते हैं। गुड मॉर्निंग तोथा, गुड मॉर्निंग शंकर। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। अच्छा, तो देखो अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ठीक है। अभी स्टार्ट नहीं किया, जस्ट मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने जस्ट एक बार गो थ्रू करवाया क्वेश्चन, अभी फिर से करेंगे तो पता चल जाएगा क्या क्या हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करने बोला है, क्वेश्चन तो हम दोबारा पढ़ेंगे। नंबर ऑफ बोनस आवर्स एंड अमाउंट ऑफ बोनस अर्न, ठीक है, कितना बोनस अर्न हुआ है और बोनस आवर कितना है वो निकालने बोला है। जैसे ही बोला कि बोनस आवर निकालो, तो इससे क्या पता चलता है, हेल्से में बोनस पे करना है कि रो वन में, बोलो। जैसे ही बोनस आवर बोलेगा तो इससे क्या पता चलेगा, हेल्से में हमें बोनस देना है कि रो वन में, हेल्से में बोनस आवर होता है कि रो वन में होता है, बोलो। हेल्से ते हेल्थ। হবে ना। हेल्से। गुड मॉर्निंग ऋषभ। गुड मॉर्निंग। अच्छा तो देखो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, बोनस आवर, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हेल्थ से सिस्टम में हमें बोनस देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ना अपना सिस्टम खुद बता दिया इन्होंने बोनस पेमेंट करने का। देखो बोनस आवर निकालना है और बोनस कैसे पे करना है वो ये लाइन में हमें बता दिया गया है, तो हमें ये लाइन फॉलो करके बोनस का पेमेंट करना पड़ेगा। नॉर्मली हेल्थ में हम लोग कैसे बोनस पे करते हैं, बोनस आवर इनटू वेज रेट करके पेमेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, वेज रेट कैसे देना है वो हमें बता दिया है। जब क्वेश्चन में हमें कुछ बताया तो हम लोग वैसे फॉलो करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमें हेल्थ से या रो वन ऐसा कुछ भी नहीं बताया है, यानी एक इंफॉर्मेशन है, उसको फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें ये निकालने के लिए बोला है। अब बोनस आवर का मतलब क्या होता है, बोनस आवर का मतलब होता है टाइम सेव्ड, ठीक है। ये तो हमें हेल्थ से ही पता चलेगा ना। बोनस आवर का मतलब क्या होता है, टाइम सेव, टाइम सेव को ही हेल्थ में हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली टाइम सेव का, लेकिन यहाँ हमें नहीं बोला है कि टाइम शिफ्ट का कितना परसेंट करना है, क्योंकि बेसिकली अगर देखो तो यहाँ पर बोनस पेमेंट का कोई मेथड बोला ही नहीं है, ठीक है। तो बोनस आवर क्या निकल जाएगा, जो टाइम शिफ्ट है वही हम लोग यहाँ पर बोनस आवर मानेंगे। हम फिर से बोल रहे हैं, बात एक बार समझो कि क्वेश्चन में हमें बोला नहीं है कि हेल्थ से में पे करना है कि रोवन में पे करना है, ठीक है ना। तो कोई अलग और मेथड बोल रखा है, हमें यहाँ पर बोल रखा है बोनस ऐसे करके पे करना है, हम लोग को बोनस आवर निकालने बोला है। तो ये वर्ड हम लोगों ने हेल्थ से में सुना हुआ है। हेल्थ से में टाइम सेव निकालने के बाद जब हम लोग 50% ऑफ टाइम सेव करते हैं तो वो हम लोग का बोनस आवर होता है, ठीक है। यहाँ तो बोला नहीं कि हेल्थ से कि हम लोग 50% ऑफ टाइम सेव कर दे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम सेव्ड है ऐसे क्वेश्चन में उसे ही बोनस आवर मानेंगे, ठीक है। एक्चुअली टाइम सेव्ड पे ही तो बोनस दिया जाता है, लेकिन हेल्थ से ने बताया कि 50% पे दो, तो यहाँ पर बोल रहा है कि नंबर ऑफ बोनस आवर्स हमें निकालना है, यानी जो टाइम हम लोगों ने बचा लिया है वही हमारा बोनस आवर होता है। तो पहले हम लोग ये निकालेंगे। अब टाइम हम लोगों ने कितना बचा है वो हम लोग कैसे पता करेंगे, हम लोग को ये देखना है कि जो भी काम दिया गया था, दो वर्कर है एक्स और वाई, ठीक है। एक्स को टाइम अलाउड कितना था और एक्स ने टाइम लिया कितना, वाई का टाइम अलाउड कितना था और वाई ने टाइम लिया कितना, ये दोनों का जो डिफरेंस है वही बताएगा जो है वो का, ठीक है। तो हम लोग देखो कैसे करके करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हम लोग को करना है, मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है तो यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स एक्स और वाई। तो टाइम सेव के लिए हमें टाइम अलाउड टाइम टेकन का जरूरत होगा। क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमें टाइम टेकन टाइम अलाउड के अलावा भी कुछ बता रखा है कि एक्स और वाई ने कितना टोटल यूनिट बनाया है, ठीक है। जॉब कंप्लीट
कितना टोटल यूनिट बनाया है, मतलब काम कंप्लीट करने के बाद इतने सारे यूनिट उन्होंने प्रोड्यूस कर लिए थे, लेकिन इसमें से इतना और इतना यूनिट जो है वो रिजेक्टेड और अनसेलेबल कंडीशन में है। तो जो गुड यूनिट है वो कितना है, ये दोनों को डिफरेंस, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो निकालने से ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड 3600, 4200 यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद रिजेक्ट यूनिट्स, रिजेक्टेड यूनिट्स 540, 420। तो सेलेबल, ये रिजेक्टेड यूनिट्स एंड अनसेलेबल, मतलब रिजेक्टेड भी है और ये बिकने लायक भी नहीं है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बताया है। तो हम लोग इससे ये निकाल लेते हैं कि सेलेबल यूनिट कितना है। 3060 है 3060 अरेटा 3780। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया सेलेबल यूनिट। इसमें 1 दे दो, इसमें 2 और इसमें 3 दे दो, तो इसको हम लोगों ने कैसे निकाला, 1 - 2 करके ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि हम लोग का सेलेबल यूनिट है। इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन है, देखो बेसिक वेज रेट दिया है, आवर्स वर्क दिया है और एक टाइम अलाउड दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं टाइम अलाउड से कि स्टैंडर्ड टाइम कितना है। ठीक है, टाइम अलाउड से हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो 4th नंबर पॉइंट में लिखेंगे स्टैंडर्ड टाइम और टाइम अलाउड। ठीक है, मतलब पूरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए इनको कितना टाइम दिया गया था वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में बता दिया है टाइम अलाउड जो है 1 दर्जन, मतलब 12 यूनिट बनाने के लिए 12 मिनट्स, ये मिनट्स है, 12 मिनट्स टाइम लगता है। तो इन्होंने टोटल कितना यूनिट बनाया है, देखो भले ही ये रिजेक्टेड हो गया है, बनाया तो इतना ही यूनिट है, मतलब इन्होंने मान लो किसी ने 10 यूनिट प्रोड्यूस किया है और उसमें उसने टाइम लिया 10 आवर्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब उसमें से 2 यूनिट जो है वो रिजेक्ट हो गया, तो 8 यूनिट सेलेबल है, लेकिन ये जो 10 घंटा टाइम स्पेंड हुआ है वो तो 10 यूनिट्स के लिए हुआ है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग टाइम अलाउड निकाल सकते हैं ना कि पर यूनिट के लिए 1 आवर है ना। तो वैसे ही अगर हमें ये निकालना है कि 3600 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम इनको दिया गया था, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस बेसिस पे निकाल सकते हैं कि 12 मिनट्स में 12 मिनट्स में 1 डजन यानी कि 12 यूनिट बन सकता है। तो हम लोग टाइम अलाउड कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं 12 मिनट्स डिवाइडेड बाय 12 यूनिट, मतलब 12 यूनिट्स इनटू 3600 यूनिट। देखो यूनिटरी मेथड से हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। ये देखो 12 यूनिट बनने में 12 मिनट्स लगता है। ठीक है, हम लोग टाइम निकाल रहे हैं, जो चीज कैलकुलेट किया जाता है उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। ठीक है, तो 12 यूनिट्स बनाने में, 12 यूनिट्स कैसे लिखा मैंने, क्योंकि 1 दर्जन लिखा हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, 1 डजन का मतलब 12 यूनिट होता है। फॉर 12 यूनिट 12 मिनट्स रिक्वायर्ड, तो 1 यूनिट के लिए कम टाइम लगेगा तो डिवाइड होगा, मैंने लास्ट दिन ही सिखाया था। ठीक है, अच्छा अब तो 3600 यूनिट एक्स बना रहे हैं, तो इनको 3600 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा उसके लिए ये इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा। अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना होता है। तो ये देखो 12 12 कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट यूनिट भी कैंसिल आउट, तो आंसर मिनट्स में आ जाएगा। कितना हो जाएगा 3600, ये मिनट्स, ये देखो क्यों मिनट्स हो रहा है, यूनिट यूनिट कैंसिल आउट, बचा क्या मिनट्स। तो आंसर हम लोग का किस में आ रहा है, मिनट्स में आ रहा है 3600 मिनट्स। और इसका मतलब कितना आवर्स, आवर्स में निकाल लेते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाए, क्योंकि देखो हमारे पास सारे डेटा आवर्स में ही अवेलेबल है, तो हम लोग आवर्स में निकाल लेते हैं। हाँ 60 आवर्स हो जाएगा। डिवाइडेड बाय कितना करना चाहिए 60, क्योंकि 60 मिनट्स में 1 आवर, तो 3600 मिनट्स में कितने आवर्स होंगे, डिवाइडेड बाय 60 करने से 60 आवर्स निकल गया। अच्छा अब यहाँ पर बोला था कि वाई ने जो भी प्रोडक्ट बनाया हुआ है उसमें 200 यूनिट बनाने में 3 आवर्स लगता है, तो 4200 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा। देखो 200 यूनिट बनाने में अगर 3 आवर्स लगता है तो 1 यूनिट बनाने में 3/200 आवर लगेगा।
कम लगेगा। तो 4200 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा? 3 इंटू 4200 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। तो ये वाला हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये रहा 3 hours divided by 200 units into 4200 units। तो ये कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल आउट, 63 21 है, 63 आवर्स, ठीक है। ये जो टाइम निकल के आया, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है, ये टाइम इंफॉर्मेशन हमें ये बता रहा है कि देखो इतना यूनिट बनाने में इतना टाइम लगा, इतना यूनिट बनाने में इतना टाइम लगा नहीं, सॉरी इतना टाइम दिया गया था, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड ये था। इसके हिसाब से अगर इन्होंने इतना बनाया तो इनका टाइम अलाउड इतना रहा होगा, इनका टाइम अलाउड इतना रहा होगा। अब इन्होंने ये काम कितने टाइम में कंप्लीट किया वो हमें क्वेश्चन बताएगा, दैट इज टाइम टेकन। ये देखो आवर्स वर्क, मतलब इन्होंने जितना टाइम काम किया 45 और 50 आवर्स। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर 5th नंबर पॉइंट पे, यहाँ पर आवर्स वर्क 45 आवर्स 50 आवर्स, ठीक है। 45 आवर्स और 50 आवर्स, ये हो गया आवर्स वर्क, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसे टाइम टेकन, इन्होंने जितना टाइम लिया, ठीक है। तो इसका मतलब इतना यूनिट बनाने में इन्होंने इतना टाइम लिया, जबकि स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना टाइम अलाउड था। तो हम लोग बोनस आवर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बोनस आवर्स, ठीक है। बोनस आवर्स कैसे निकल जाएगा? 4 - 5 करके, ठीक है। तो 60 - 45, जितना टाइम बच गया इतना यूनिट बनाने में, सॉरी इतना यूनिट बनाने में इतने टाइम दिए गए थे, लेकिन इन्होंने 45 आवर्स में ही काम कंप्लीट कर लिया। तो 15 आवर्स जो है इनका टाइम सेव्ड है, दैट इज बोनस आवर, और इनका हो जाएगा 63 - 50 यानी कि 13 आवर्स, ठीक है। ये हो गया इनका बोनस आवर। अच्छा, अब हमें क्या करना है? बोनस आवर निकालने के लिए बोला था, पहला नंबर ऑफ बोनस आवर्स एंड अमाउंट ऑफ बोनस अर्न। अब हम लोग बोनस अर्न निकालेंगे कि कितना बोनस पे होगा, अमाउंट ऑफ बोनस, ठीक है, रुपीज में आंसर आएगा। ये हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, बोला है बोनस इज पेड 2/3 ऑफ द बेसिक वेज रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्क एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस्ड विदाउट डिडक्शन फॉर रिजेक्टेड आउटपुट। तो हम लोगों ने देखो जो टाइम लिया है वो ग्रॉस टाइम ही लिया है, ग्रॉस टाइम वर्क, ठीक है, टोटल कितना टाइम काम हुआ है। और ये टाइम हमें कैसे निकालना है? रिजेक्टेड आउटपुट को डिडक्ट किए बिना, हम लोगों ने रिजेक्टेड आउटपुट को डिडक्ट किए बिना ही ये टाइम निकाला हुआ है। देखो हम लोगों ने 3600 यूनिट और 4200 पे निकाला, ना कि इस पे, ठीक है। तो रिजेक्टेड आउटपुट को डिडक्ट किए बिना जो ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस्ड होगा उसके बेसिस पे ग्रॉस टाइम निकालो, उसके बेसिस पे हम लोगों ने ग्रॉस टाइम निकाला इतना इतना, और आवर्स वक्त इतना हुआ तो बोनस आवर निकाल लिया। अब इस पे हमें बोनस देना है, बोनस आवर पे, ठीक है। कितना देना है? 2/3 ऑफ द बेसिक वेज रेट, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये देखो 15 आवर्स, इस पे मिलेगा बेसिक वेज रेट का 2/3, एक्स का बेसिक वेज रेट है 5 रुपीज, ये देखो 5 रुपीज, इसका कितना मिलेगा? 2/3। ऐसा हमें क्वेश्चन बोल रहा है तो हम लोग इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखो हमें बोनस आवर पे बोनस मिलेगा, कितना देना है? जो वेज रेट है बेसिक उसका 2/3, ऐसा क्वेश्चन बोला है। तो ये देखो ये बेसिक वेज रेट का 2/3 करने से जितना आएगा उतना करके 15 आवर्स का हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये देखो 15 और इंटू 5 इंटू 2 मतलब 150 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 50 रुपीज, ठीक है। रुपीज 50 का बोनस हो गया इन, ठीक है। और बेसिक वेज रेट का 2/3 देना है। इनका बेसिक वेज रेट देखो अलग है, इनका बेसिक वेज रेट है 6 रुपीज, ठीक है। 6 रुपीज का 2/3, ये रहा 6 रुपीज का 2/3। तो ये कितना हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 13 52 है ना, 4 इंटू 13 52, तो 52 रुपीज बोनस हो गया, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग का निकल के आ गया कि कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था? देखो टोटल वेजेस अर्न इंक्लूडिंग बेसिक वेजेस, ओवर टाइम प्रीमियम एंड बोनस। हमें बोल रहा है कि टोटल वेजेस बता दो, मतलब जो बेसिक वेजेस है या फिर जिसको हम नॉर्मल वेजेस भी बोलते हैं, एक ही बात है। ओवर टाइम
प्लस बोनस। बोनस तो अभी अभी हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन सारी चीजों को टोटल करके बताना है। ये अभी नहीं निकाला है हम लोगों ने, ये भी नहीं निकाला है, ओवर टाइम भी निकालना पड़ेगा। तो ओवर टाइम जो है, पहले तो ओवर टाइम कितना हुआ वो निकालना पड़ेगा, तभी ना ओवर टाइम का पेमेंट निकालेंगे। जैसे बोनस आवर निकलता है तभी बोनस निकाल पाते हैं, सिमिलरली ओवर टाइम निकालेंगे तभी तो ओवर टाइम का हम लोग पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो निकालते हैं कि ओवर टाइम कितना हुआ है। ये नंबर हो गया हम लोग का 7th, 8 नंबर निकालते हैं। ओवर टाइम वर्क। ओवर टाइम का मतलब होता है कि जितना टाइम काम करने के लिए बोला गया था उससे अगर कोई ज्यादा टाइम काम करता है। ठीक है, तो इन्होंने देखो कितना कितना टाइम काम किया, 45 और 50, और एक्चुअली इनको कितना टाइम काम करने बोला गया था, 42 आवर्स। और ये पूरा इंसिडेंट सितंबर के पहले वीक का है, मतलब 1 वीक के बेसिस पे दिया गया है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। तो इनको काम करने के लिए बोला गया था कि फिक्स्ड आप लोगों को 42 आवर्स ही काम करना है, द नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक, लेकिन इन्होंने इतना इतना काम किया है, तो दोनों ने ओवर टाइम किया है। ठीक है, तो हम लोग ओवर टाइम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ओवर टाइम वर्क यहाँ पर लिख देते हैं एक्चुअल टाइम वर्क माइनस नॉर्मल वर्किंग आवर्स। नॉर्मल वर्किंग आवर्स से अगर एक्चुअल वर्किंग आवर्स ज्यादा है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो ओवर टाइम है। ओवर टाइम और बोनस आवर्स में फर्क होता है। बोनस आवर मतलब एक काम को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम दिया गया था और हम लोगों ने कितना टाइम लिया। ओवर टाइम का मतलब होता है हमें कितने टाइम काम करने के लिए बोला गया था, हम लोगों ने कितना किया, उससे आउटपुट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को बोला गया था कि 45 आवर्स, मतलब एक्स को बोला गया था 45 आवर्स काम करना है वीकली। ठीक है, और इन्होंने कितना काम कर लिया है, 45 और 42 बोला गया था, सॉरी 42 बोला गया था। एक ने 45 और एक ने 50 आवर्स काम किया है। ये हो गया 3 आवर्स ओवर टाइम, और ये हो जा रहा है 8 आवर्स। ठीक है, अब ओवर टाइम का पेमेंट निकालेंगे। ओवर टाइम वेजेस ओवर टाइम कैसे पे करना है इसके बारे में भी एक क्वेश्चन बता रहा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ ओवर टाइम फॉर फर्स्ट 4 आवर्स इज पेड एट टाइम प्लस 1/3 एंड फॉर नेक्स्ट 4 आवर इज पेड एट टाइम प्लस हाफ। मतलब बोल रहा है कि इसका दो स्लैब बना दिया है। ठीक है, तो ऐसे अप टू 4 आवर्स, अगर ओवर टाइम 4 आवर्स तक है तो क्या मिलेगा, टाइम +1/3। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा वो हम बताएंगे, पहले स्लैब समझ लो। और अगर इसके बाद भी और भी ज्यादा है तो नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए टाइम प्लस हाफ। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर ओवर टाइम 4 घंटा है, 4 घंटे तक है, तो फिर टाइम +1/3, और अगर और भी आगे 4 घंटा है तो फिर टाइम प्लस हाफ, ऐसे करके कैलकुलेट होगा। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि ओवर टाइम कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओवर टाइम हुआ है 3 आवर्स एक्स के केस में। ठीक है, तो 3 आवर्स इनटू हम लोग नॉर्मल वेज रेट पे ही लगाएंगे। देखो नॉर्मल वेज रेट हम लोग का कितना है, नॉर्मल वेज रेट है हम लोग का 5 और यहाँ पर 6 रुपीज। देखो कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर लिखते हैं ₹5। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये 15 हो गया। बोला है कि 4 आवर्स तक होगा तो टाइम +1/3, मतलब टाइम वेजेस। यहाँ पर टाइम का मतलब क्या है, टाइम वेजेस, टाइम का मतलब टाइम वेजेस। तो टाइम वेजेस कितना है, 15। ठीक है, तो 15 का 1/3 मिलेगा, मतलब फिर से 3 आवर्स इंटू 5 इंटू 1/3 करने पे जितना होगा उतना। ठीक है, तो ये 5 रुपए, तो यानी 20 रुपीज, 20 रुपीज ओवर टाइम वेजेस हो जाएगा। ठीक है, देखो टाइम का मतलब टाइम वेजेस यहाँ पर। अच्छा, फिर से ओवर टाइम निकालेंगे तो 8 आवर्स ओवर टाइम हुआ है और इनका जो नॉर्मल वेज रेट है वो 6 रुपीज करके है। ये जो होगा ये तो मिलेगा ही। ठीक है, और इस पे कितना मिलेगा, यहाँ पर देखो ये टाइम वेजेस तो मिलेगा ही, प्लस बोला है कि अप टू 4 आवर्स तक टाइम वेजेस +1/3 और नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए टाइम वेजेस प्लस हाफ। अब इसमें दोनों स्लैब ही लगेगा। देखो ये जो 8 आवर्स है इसमें 4 आवर्स वाला भी लगेगा, मतलब ये वाला स्लैब भी लगेगा और नेक्स्ट 4 आवर्स का भी लगेगा। ठीक है, तो क्या करना है, टाइम वेजेस तो देना ही है और उसका 1/3, और उसके बाद यहाँ पर 1/2 इतना भी देना है। तो टाइम वेजेस हो गया 8 × 6 48। ठीक है,
अब फिर से 8 इंटू 6 इंटू 1/3 ये हो जाएगा, मतलब ये कितना हो गया 48 प्लस ये कितना हो गया 16, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 16, चेक करते हैं कितना हो रहा है 16, और यहाँ पर और एक बार होगा ये नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए टाइम प्लस हाफ, तो टाइम वेजेस कितना हुआ 24, तो देखते हैं कितना होगा 48 प्लस 16 प्लस 24, तो ये हो गया, अच्छा कुछ गलत हो गया लग रहा है, एक सेकेंड, 3 आवर्स इंटू 5, ठीक है, 8 आवर्स इंटू 6, 48 प्लस 16, ओ अच्छा एक चीज गलत कर दिया मैंने, देखो ठीक है, मतलब कहाँ पर गलत हुआ है, 8 आवर्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर 8 के जगह 4 लगना चाहिए, ये चीज गलत हो गया, देखो हम एक बताते हैं फिर से, हम लोग को बोला है कि 4 आवर्स तक अगर है तो टाइम वेजेस जो होगा वो तो मिलेगा ही, तो टाइम वेजेस कितना मिलेगा 4 आवर्स तक का टाइम वेजेस प्लस उस पे 1/3, तो 4 की जगह यहाँ 3 था, तो 3 आवर्स पे टाइम वेजेस कैलकुलेट हुआ प्लस उसका 1/3 और भी मिला, ठीक है, टाइम वेजेस का 1/3 मिला, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा पहले 4 आवर्स तक, मैंने 8 आवर्स कर लिया ना, 8 आवर्स पे फिर 8 और 8 हो गया, ऐसा नहीं होगा, 4 आवर्स पे जितना होगा, ठीक है, ये देखो 4 आवर्स पे जितना भी होगा कितना हो रहा है 24 रुपीज, वो तो मिलेगा ही प्लस उसका 1/3 मिलेगा, मतलब ये हो गया 8 रुपीज, ठीक है, और नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए यहाँ पर उस पे मिलेगा हम लोगों को हाफ, ठीक है, देखते हैं कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 12, अच्छा 24 प्लस 8 प्लस 12 और प्लस 24, ठीक है, और 24 भी होगा, ये देखो ये यहाँ पर जैसे हम लोगों ने ये वाला किया तो यहाँ पर भी तो होना चाहिए ना, मतलब ये कहाँ लिखे, ऐसे लिख देते हैं, ये देखो 4 आवर्स इंटू 6 रुपीज प्लस 4 इंटू 6 इंटू हाफ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 12, तो ये हो गया 68, हम फिर से एक बार समझा देते हैं, थोड़ा सा ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, देखो हम लोग को बोला था कि ओवर टाइम, देख लो एक बार रीड करके, ओवर टाइम कैसे देना है, 4 आवर्स के लिए जो टाइम वेजेस होगा प्लस 1/3, टाइम वेजेस मतलब ओवर टाइम पे जो टाइम वेजेस होगा, ओवर टाइम हुआ 3 आवर्स, तो इस पे टाइम वेजेस होगा 5 रुपए करके 15 रुपीज, इस पे और 1/3 मिल जाएगा, तो 15 का 1/3 कितना होता है, ये देखो 15 का 1/3 कर लो 5 हो गया, ठीक है, अब अगर किसी का जो ओवर टाइम है वो 4 आवर्स तो है ही, उसके साथ साथ और भी एक्स्ट्रा 4 आवर्स है, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 4 आवर्स, तो पहले 4 घंटे के लिए इसी तरीके से होगा, तो सेम इसी तरीके से हम लोग को यहाँ पर भी करना है, जैसे यहाँ 3 आवर्स था हम लोगों ने 4 आवर्स लिखा, यहाँ पर रेट 5 के जगह 6 हुआ, ठीक है, और ये जो यहाँ पर 24 निकल के आया इसका 1/3 फर्स्ट स्लैब के लिए, तो 8 रुपीज, ठीक है, ये हो गया, अच्छा अब नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर 8 आवर्स है, नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए टाइम वेजेस कैसे होगा 4 आवर्स इंटू 6 रुपीज, ठीक है, और आगे उसका और भी हाफ मिल जाएगा, यानी 24 का हाफ, 24 का हाफ 12 हो गया, यहाँ पर कैलकुलेट हुआ तो 68 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, मेरा भी थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया था, तो इस तरीके से करना पड़ेगा ठीक है, ओवर टाइम वेजेस हो गया, अब हम लोग बेसिक वेजेस निकाल लेते हैं और टोटल वेजेस निकल जाएगा, 10th नंबर पे लिखेंगे बेसिक वेजेस, ठीक है, बेसिक वेजेस कैसे होगा, बेसिक वेजेस मतलब टाइम वेजेस के हिसाब से होगा, 42 आवर्स काम किया है 5 रुपीज के हिसाब से, और इनका भी 42 आवर्स 6 रुपीज के हिसाब से, बेसिक वेजेस का मतलब हो जाएगा टाइम वेजेस, जितना टाइम उनको काम करने के लिए बोला गया था, ठीक है, ये 42 आवर्स में मिलेगा, ऑब्वियसली उन्होंने टाइम स्पेंट जो है, यहाँ पर देखो टाइम स्पेंट जो है उन्होंने कितना किया है, टाइम स्पेंट इन्होंने किया है 45 आवर्स, ठीक है, लेकिन
पेमेंट कितने टाइम के लिए मिलेगा? 45 आवर्स के लिए देंगे तो फिर वो तो ओवर टाइम में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है ना कि 42 से 45 कितना ज्यादा, ये तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो उन्होंने काम किया उसका पेमेंट कर दिया। तो बेसिक वेजेस कितने पे आएगा? जितना टाइम इनको वीकली काम करने के लिए बोला गया था, ठीक है, 42 आवर्स पे, तो इनका बेसिक वेजेस कितना है? इनका हो गया 280 और इनका हो जाएगा 252, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल वेजेस। टोटल वेजेस क्या हो जाएगा? बेसिक वेजेस प्लस ओवर टाइम 9th नंबर पे, और बोनस 7th नंबर पे। यहाँ पर 252 प्लस गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। 68 और यहाँ पर हो गया 52 और इधर 50। टोटल करते हैं, 70 हो गया, 280 और ये 350 टोटल वेजेस। और ये मेरा कैलकुलेशन गलत हुआ है ना, 42 इंटू 5, ओ 210 होगा। ये देखो, ये भी शायद गलत हुआ है, लिख लेते 210। 280 यहाँ पर होगा, 42 इंटू 6 252, ये सही किया था, 252 प्लस 68 प्लस 52 372, ठीक है, 372 ये हम लोग का हो गया बेसिक टोटल वेजेस, ठीक है। बेसिक प्लस प्लस ओवर यूनिट, ठीक है। इसका मतलब बोल रहा है कि जो वेजेस कॉस्ट है वो 100 सेलेबल यूनिट पे कितना होगा, तो निकालते हैं, देखो। डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट फॉर 100 सेलेबल यूनिट्स कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो पेमेंट किया है ये हम लोगों ने कितना यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए किया है? सेलेबल यूनिट 3060। हमें बोला है कि 100 सेलेबल यूनिट का कॉस्ट निकालो, तो ये जो कॉस्ट हम लोगों को बियर करना पड़ रहा है ये 3060 सेलेबल यूनिट के लिए, और ग्रॉस में बोलने से इतना, लेकिन हमें क्योंकि सेलेबल के बेसिस पे निकालने बोला है तो 3060 सेलेबल यूनिट के लिए हमें इतना पेमेंट करना पड़ रहा है, 280 रुपीज, ठीक है। तो एक यूनिट के लिए कितना पे करना पड़ेगा और 100 यूनिट के लिए कितना पे करना पड़ेगा, हमें 100 के हिसाब से निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ₹280 डिवाइडेड बाई 3060 इंटू 100, ठीक है। ये ऐसे हो गया ना यूनिटरी मेथड। देखो, 280 3060 यूनिट के लिए, 3060 सेलेबल यूनिट के लिए हम लोग 280 रुपीज पे कर रहे हैं, तो एक सेलेबल यूनिट के लिए कम करेंगे, और जो है 100 सेलेबल यूनिट के लिए ज्यादा, तो इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 सेलेबल यूनिट के लिए कितना होगा? तो यहाँ पर 3060 280 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3060 9.15। यहाँ पर भी निकालते हैं, 372 कितने सेलेबल यूनिट के लिए है, तो 100 सेलेबल यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? 3780। 9.84, ठीक है, 9.84 डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट फॉर 100 सेलेबल यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग
अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत नया नया चीज हम लोगों ने देखा, मतलब कंसेप्ट जो है हमें पता था, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका जो है वो अलग था। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन ही कंप्लीट हो पाया, 34। अब हम लोग देखते हैं 36 नंबर पे क्या बोला है। 35 हम लोगों ने लास्ट दिन आई थिंक कर लिया था क्या? एक सेकेंड, 35 कर लिया था क्या? मैंने 35 को नोट डाउन नहीं किया। यही वाला शायद 35 नंबर है। 35 हो गया था। ठीक है, तो 36 नंबर। तो इसमें क्या बोला है? वीकली प्रोडक्ट एक्सिट कर जाता है, तो स्टैंडर्ड से एक्सिट कर रहा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? क्योंकि स्टैंडर्ड बोल रखा है 200 पीसेस पर आवर, 1 आवर में 200 पीसेस बनाना स्टैंडर्ड है। अगर इससे ज्यादा ये लोग बना लेते हैं तो क्या होगा? बोल रहा है ईच मैन इन द ग्रुप इज पेड बोनस फॉर द एक्सेस प्रोडक्शन इन एडिशन टू हिज वेजेस एट आवरली रेट। बोल रहा है कि अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा प्रोडक्शन कर लेता है तो हर एक वर्कर को जो उस ग्रुप में है, मतलब 10 लोगों को इंडिविजुअली उनके उनके नॉर्मल वेजेस के साथ साथ उनको बोनस भी दिया जाएगा। बोनस फॉर द एक्सेस प्रोडक्शन इन एडिशन टू हिज वेजेस एट आवरली रेट। ठीक है, आवरली रेट बेसिस पे द बोनस इज कंप्यूटेड। 10 बोनस कैसे कंप्यूट होगा? द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड अमाउंट इज फाउंड एंड 1/2 ऑफ दिस परसेंटेज इज कंसिडर्ड एज द मेंस शेयर। ठीक है, बोल रहा है कि पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर एक्सेस प्रोडक्शन हुआ है तो वो कितना है। ठीक है, फिर हम लोग उसका क्या करेंगे? परसेंटेज निकालेंगे कि कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ। पहले तो क्वांटिटी में निकालेंगे कि कितना क्वांटिटी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ, फिर वहां से ये निकालेंगे कि कितना परसेंटेज में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ। फिर क्या करेंगे? 1/2 ऑफ दिस परसेंटेज, जो परसेंटेज निकल के आएगा उसका 1/2 यानी कि आधा, उसे हम लोग कंसिडर करेंगे कि बोनस के लिए एप्लीकेबल है उतना अमाउंट एक एक पर्सन के लिए। ईच मैन इन द ग्रुप इज पेड एज बोनस दिस परसेंटेज ऑफ वेज रेट ऑफ 3.20 पर आवर। मतलब वेज रेट जो 3.20 पर आवर है उस पे वो परसेंटेज लगाना पड़ेगा। ईच मैन इन दिस ग्रुप इज पेड एज बोनस दिस परसेंटेज मतलब ये जो अभी हम लोग निकालेंगे वो ऑफ मतलब इनटू। ठीक है, तो जो परसेंटेज निकल के आएगा इनटू 3.20 करके हम लोग पेमेंट करेंगे पर आवर बेसिस पे। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल वर्कमैन आवरली रेट एंड द बोनस रेट। बोल रहा है कि इंडिविजुअली एक एक वर्कर को जो पेमेंट करेंगे और बोनस में जो आवरली रेट है वो एक जैसा नहीं है। मतलब ये जो रेट है और जो बोनस मतलब जो नॉर्मल वेज रेट है, जो आवरली वेज रेट है वो अलग है। मतलब बोनस के लिए ये आइडेंटिफाई किया गया है। ये वही बोल रहा है, देखो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल वर्कमैन आवरली रेट, मतलब इंडिविजुअली वर्कर लोगों को 1 घंटा काम करने पे कितना पैसा मिलना चाहिए वो, और बोनस रेट, ये दोनों जो है अलग है। द फॉलोइंग इज द वीक्स रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड हमें दे दिया है वीकली परफॉर्मेंस का, मंडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है, कितने कितने टाइम काम हुए हैं ये सब आवर्स वर्क है, और ये सब दे दिया है कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ है। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? कंप्यूट द रेट एंड अमाउंट ऑफ बोनस फॉर द वीक। सबसे पहले निकालना है रेट एंड अमाउंट ऑफ बोनस फॉर द वीक। तो अमाउंट ऑफ बोनस फॉर द वीक निकालने के लिए रेट निकालना पड़ेगा। रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक परसेंटेज, पहले तो ये देखना पड़ेगा बोनस तभी मिलेगा अगर प्रोडक्शन जितना करने बोला गया था वीकली उससे अगर उन्होंने ज्यादा प्रोडक्शन किया है। तो एक्चुअली प्रोडक्शन इतना हुआ है, ठीक है, पूरे वीक में। लेकिन स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है? वीकली कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था? बोल रहा है कि पर आवर 200 पीसेस, ये स्टैंडर्ड है। मतलब 1 आवर में 200 पीसेस बन जाए, ये बात स्टैंडर्ड है। जबकि इन्होंने कितने पीसेस बना लिए हैं? इतना, और 480 आवर्स काम हुआ है। तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? देखो 1 आवर में अगर 200 पीसेस बनना ये स्टैंडर्ड बात है। ठीक है, तो 480 आवर्स अगर काम हुआ है तो कितना पीस बनना चाहिए था स्टैंडर्ड के हिसाब से?
ये हमें निकालना पड़ेगा ना। इससे हमें पता चलेगा कि अगर कोई 480 आवर्स काम हो रहा है कहीं पर, तो 1 आवर में 200 पीसेस के हिसाब से कितने पीसेस बनने चाहिए। तो 480 इंटू 200, 96,000 पीसेस बनने चाहिए, जबकि इतना पीसेस बना है, तो इसका मतलब एक्सेस बना है। ठीक है, तो फिर बोनस मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोल रहा है कि पहले ये देखो कि कितना एक्स्ट्रा यूनिट बना है, फिर उसका परसेंटेज निकालो। कहाँ बोला है, द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड अमाउंट इज फाउंड। तो बोल रहा है स्टैंडर्ड अमाउंट से जितना एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसका परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट करके। 36 नंबर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन वन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन कितना एक्चुअल आवर्स, इन 480 आवर्स। मतलब एक्चुअली जितना टाइम काम हुआ है स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था, तो 480 आवर्स इंटू 200, यानी कि 96,000 यूनिट इन 480 आवर्स। ये गिवन है क्वेश्चन में, 1,19,600 यूनिट। एक्सेस ऑफ actual production over standard, स्टैंडर्ड से एक्चुअल में कितना ज्यादा बन गया है, 1,19,600 माइनस 96,000। एक्चुअली जो टाइम प्रोवाइडेड था उसमें इनको इतना ही मतलब इतना ही बन सकता था, बट इन्होंने इतना बना लिया है, तो एक्सेस 23,600 यूनिट्स इतना एक्सेस प्रोडक्शन किया है। ठीक है, एक्सेस इतना प्रोडक्शन हुआ है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड इज फाउंड। तो पहले निकालते हैं परसेंटेज ऑफ एक्सेस ओवर स्टैंडर्ड, ये निकालेंगे कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है उसका परसेंटेज। यूनिट में तो निकाल लिया, मतलब क्वांटिटी में निकल गया, अब इसी चीज को परसेंटेज में बताएंगे। तो कितना एक्सेस प्रोडक्शन हुआ है, 23,600 यूनिट, आउट ऑफ कितना यूनिट एक्सेस हुआ है। अब देखो यूनिट तो दो ही है तुम लोग के पास, ये और ये दोनों में से तुम लोग को बताना है। तो ये जो 23,600 यूनिट एक्स्ट्रा हुआ है वो क्या देख के पता चल रहा है, 96,000 से देखने से पता चल रहा है कि 96,000 पे इतना एक्स्ट्रा हुआ है या इस पे इतना एक्स्ट्रा हुआ है, बोलो। 96,000 पे इतना एक्स्ट्रा हुआ है या फिर इस क्वांटिटी पे एक्स्ट्रा हुआ है। ये जो एक्स्ट्रा है ये 96,000 से इतना एक्स्ट्रा है या 1,19,000 से इतना एक्स्ट्रा है, बोलो। 96,000 से, ठीक है। 96,000 से इतना एक्स्ट्रा है, ठीक है। क्योंकि 96 इससे कैसे बोलोगे, 1,19,600 से एक्स्ट्रा मतलब तो और भी ज्यादा, तो 96,000 से ये जो है एक्चुअल प्रोडक्शन इसका कंपेयर किया तभी तो पता चला इतना एक्स्ट्रा है, मतलब 96,000 में इतना एक्स्ट्रा है। तो परसेंटेज निकाल लेंगे 100 के बेसिस पे, ठीक है। इंटू 100 करेंगे तो आंसर आएगा, ये देखो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 24.58। ठीक है, इतना परसेंट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है। तुम लोग चाहो तो इस पे लगा के देख लो 96,000 पे, थोड़ा सा वेरी करेगा क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है। 24.58 मतलब हम 25% लगा के दिखा देते हैं, ये देखो 24,000 प्लस 96,000, तो ये देखो 1,20,000 हो गया। थोड़ा सा भैरी इसीलिए किया, ये 1,19,600 है इसीलिए भैरी कर गया क्योंकि मैंने यहाँ पर 25% लगा के कर दिया, ठीक है। तो देखो हम लोग का इतना एक्सेस है। अब हमें क्या बोला था, ये एक्सेस फाउंड करने के बाद 1/2 ऑफ दिस परसेंटेज इज कंसिडर्ड एज मेंस शेयर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बोनस, ठीक है।
परसेंटेज ऑफ बोनस, इसका परसेंटेज, बोनस का परसेंटेज निकालेंगे। कैसे होगा, जो एक एक पर्सन का शेयर है वही तो उनका बोनस है, तो परसेंटेज ऑफ बोनस क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 24.58%। ये मैंने अपने मन से नहीं किया, ये कोई रूल्स नहीं है, क्वेश्चन बताए 1/2 ऑफ दिस परसेंटेज करना है, जो कि एक एक वर्कर का शेयर निकल के आएगा। ठीक है, ये क्या है, और इनका शेयर ही तो इनका बोनस है ना। ये यहाँ पर तुम लोग बोनस ही कैलकुलेट कर रहे हैं। 24.58 डिवाइडेड बाई 2, तो 12.29%। ठीक है, तो इतना परसेंट जो है इनको बोनस मिलेगा। अब बोनस कैसे पे करेंगे उसके लिए भी क्वेश्चन में बताया है। ईच मैन इन द ग्रुप इज पेड एज बोनस दिस परसेंटेज ऑफ ए वेज रेट ऑफ 3.20 पर आवर। तो यहाँ पर लिखते हैं बोनस रेट पर आवर। रेट कैसे निकालना है यहाँ पर बता दिया है। दिस परसेंटेज ऑफ ए वेज रेट ऑफ 3.20, दिस परसेंटेज ऑफ ए वेज रेट ऑफ 3.20, जैसा लैंग्वेज लिखा था उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये परसेंटेज का ऑफ 3.20 जो वेज रेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर निकालते हैं। 0.39328। ठीक है, ये आंसर आएगा। ये परसेंटेज था ना, तो ये डिवाइडेड बाय 100 करके इंटू करो, आंसर आ जाएगा। बोनस रेट पर आवर आ गया। अब हम लोग निकालेंगे बोनस, बोनस फॉर वीक। बोनस कितना हो जाएगा, 0.393। ये क्या निकल गया, ये रेट निकल गया, रुपीज इतना पर आवर। ठीक है, और बोनस जो है वो कितने टाइम के लिए, क्योंकि बोनस कैसे देना है, बोनस देना है आवरली। ये देखो कैसे बता दिया, आवरली रेट पे बोनस मिलेगा। तो कितना टाइम काम हुआ है, 480। ठीक है, क्योंकि ग्रुप में बोनस मिल रहा है ना, तो ग्रुप में कितना टाइम काम हुआ है हम लोग उस हिसाब से पे करेंगे, इंडिविजुअली तो नहीं। ये तो ग्रुप बोनस का बात हो रहा है, तो यहाँ पर 480 आवर्स ग्रुप में काम हुआ है। 0.393 के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो 188.64 रुपीज का जो है बोनस पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, इतना बोनस जो है पे किया जाएगा। अच्छा, ये हम लोग का कैलकुलेट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। Compute the total pay of Ram, who worked for 41.5 hours, was paid 2 hours basic, and Sham, who worked 44.5 hours and was paid 2.50 per hour basic। हमें क्या करना है, राम और श्याम का टोटल पेमेंट कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर राम और श्याम। ठीक है, तो बेसिक वेजेस और बोनस। बेसिक वेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, राम कितने टाइम काम कर रहा है, 41.5 मतलब 41.5 आवर्स। ठीक है, और श्याम कितने टाइम काम कर रहा है, अच्छा इनको देना है 2 रुपीज करके, एट द रेट ऑफ 2 बता दिया है क्वेश्चन में। और श्याम जो है इनको कितना करके पे करना पड़ेगा, इनका है 44.5 2.50 करके, 44.5 2.50 करके, 83 रुपीज 111.25। ठीक है, ये हो गया बेसिक वेजेस। प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, ये देखो यहाँ पर बोनस भी मिलेगा, क्योंकि हर एक वर्कर को तो बोनस मिलता है ना। ये देखो उसका भी हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर ग्रुप बोनस भी निकाल लिया, और यहाँ पर हम लोग को बोला है टोटल पे। टोटल पे में क्या क्या आता है, बेसिक वेजेस के अलावा अगर कुछ और मिल रहा है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्कर में 2 वर्कर का नाम दे दिया है, जहां पर 10 लोग एक साथ काम कर रहे थे। 2 वर्कर है, राम और श्याम, इन्होंने इतना इतना टाइम काम किया है, तो उसका पेमेंट तो इन्हें मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल वेजेस है, और इनको बोनस मिलेगा। तो बोनस का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, बोनस बोनस का पेमेंट भी कैसे होगा, क्वेश्चन में हमें बता दिया था। बोनस का पेमेंट भी हमारा हमेशा आवरली बेसिस पे होगा, कितने टाइम एक वर्कर काम कर रहा है, तो ये इतना टाइम काम कर रहे हैं, ये 44.5 आवर्स काम कर रहे हैं। अब रेट क्या होगा, बोनस का रेट अभी अभी देखो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 0.393। 44.5 into 0.393, 17.49।
और 41.5 इंटू 0.393, 16.31, 99.31। ठीक है, अच्छा हो गया, ये कंप्लीट हो गया। हम एक बार फिर से बता देते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था। देखो एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में ये बोला था कि एक ग्रुप में 10 वर्कर एक साथ काम कर रहे हैं और ये वीकली प्रोडक्शन इनका देखा जाता है और स्टैंडर्ड वीकली प्रोडक्शन जो है, स्टैंडर्ड वीकली नहीं, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर जो है 1 आवर में 200 पीसेस बनना चाहिए। अब जो इनका बोनस देने का सिस्टम ये बता रखा है कि अगर 1 आवर में 200 पीसेस जो बनना चाहिए, इससे अगर ये लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं तो इन्हें एक्सेस प्रोडक्शन के लिए क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। और कैसे मिलेगा, एडिशन टू इज वेज रेट आवरली रेट। ठीक है, वेजेस जो आवरली बेसिस पे दिया जाएगा, ठीक है, आवरली बेसिस पे वेजेस कितना है वो हमें सभी का नहीं दिया है, राम का दिया है 2 रुपीज करके, श्याम का दिया 2.50, इनका निकालने के लिए बोला है। तो इसके अलावा और एक रेट होगा जिसके बेसिस पे इनको जो है बोनस दिया जाएगा। ठीक है, इन एक्सेस इन एडिशन टू इज वेजेस एट आवरली रेट द बोनस इज कंप्यूटेड एज दस। यहाँ पर बोला है कैसे करके बोनस को कंप्यूट करना है। बोला है कि हम लोग को जो प्रोडक्शन एक्सेस हो रहा है उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रोडक्शन एक्सेस है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, स्टैंडर्ड से अगर एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा ज्यादा हुआ तो। ठीक है, फिर 1/2 ऑफ दिस परसेंटेज इज कंसिडर्ड एज मेन शेयर। ठीक है, तो उसका आधा मतलब जो परसेंटेज आएगा उसका 1/2 करने से जो आएगा वो एक एक ग्रुप में एक एक लोगों का शेयर माना जाएगा उतना परसेंट करके बोनस के लिए। ईच मैन इन दिस ग्रुप इज पेड एज बोनस दिस परसेंटेज, और वो जो परसेंटेज आएगा वो हर एक पर्सन को प्रोवाइड होगा वो परसेंटेज का 3.20 पर आवर बेसिस पे। ठीक है, इंडिविजुअल जो वेज रेट है और ये जो बोनस रेट निकल के आएगा ये दोनों बिल्कुल अलग है। फिर हम लोगों ने चेक किया कि 480 आवर्स पे 200 पर आवर के बेसिस पे इतना यूनिट बनना चाहिए था, बट एक्चुअली इतना यूनिट बना है। तो क्वांटिटी वाइज देखे तो इतना यूनिट एक्स्ट्रा बना है। अब इसको परसेंटेज में दिखाना है। जैसे तुम लोग को मिला है मान लो 100 में 75, ठीक है, तो तुम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हो, 75 आउट ऑफ 100 इंटू 100। तो 23,600 यूनिट एक्स्ट्रा बना है आउट ऑफ 96,000 ऑब्वियसली। ठीक है, इस पे नहीं, इस पे ज्यादा बनेगा तो ये तो और भी इसमें एडेड हो जाएगा। 96,000 से कितना ज्यादा बना है ये, तभी तो बोनस मिल रहा है। तो आउट ऑफ 96,000 इंटू 100 परसेंटेज मिल गया। अब एक एक पर्सन का शेयर हो जाएगा इस परसेंटेज का हाफ, ऐसा क्वेश्चन बोला है तो हम लोगों ने निकाल लिया। फिर बोनस का रेट क्या होगा, इस परसेंटेज के ऊपर 3.20 करने से जितना आएगा उतना। ठीक है, अब बोनस फॉर वीक ये हो गया ग्रुप का बोनस, ग्रुप में इनको बोनस मिलेगा। बोनस जो है वो टाइम बेसिस पे मिल इतना बोनस मिल जाएगा। अब 2 वर्कर इंडिविजुअली दे दिया था जिनको इतना इतना वेज रेट मिल रहा है और इनका टोटल वेजेस पूछा था। तो बेसिक वेजेस और टाइम बता दिया था कि इन्होंने कितना टाइम काम किया है। बेसिक वेजेस इनटू बोनस करके हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि इनका टोटल जो है अर्निंग कितना होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। 36 का हम लोग का हो गया। ठीक है, अब 37 देखते हैं। A manufacturer introduced a new machine into his factory with the result that production per worker is increased। बोल रहा है एक मैन्युफैक्चरर है जिन्होंने अपने फैक्ट्री में एक नया मशीन लगाया है। ठीक है, जिससे क्या हुआ, इसका आउटपुट या रिजल्ट क्या हुआ, दैट द प्रोडक्शन पर वर्कर इज इंक्रीज। इससे एक एक वर्कर पहले जितना प्रोडक्शन करते थे उससे ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे। The workers are paid by results and it is agreed for every 2% increase in average individual output and increase of 1% on rate of wages will be paid। क्या बोला है देखो, the workers are paid by results। वर्कर को हमेशा रिजल्ट क्या हो रहा है उसके बेसिस पे पेमेंट किया जाता है, मतलब तुम कितना आउटपुट दे रहे हो उसके बेसिस पे पेमेंट मिलेगा। एंड इट इज एग्रीड फॉर एवरी 2% इंक्रीज इन एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट। बोल रहा है कि एवरेज अगर आउटपुट पे एक एक
वर्कर अगर 2% करके इंक्रीमेंट करके दिखाता है तो इनका वेजेस कितना बढ़ेगा, एन इंक्रीज ऑफ 1% ऑन रेट ऑफ वेजेस विल बी पेड। बोल रहा है कि इंडिविजुअली एक वर्कर अपना जितना भी प्रोडक्शन कर रहा था उस पे अगर 2% इंक्रीज करके दिखा पाता है तो उनका वेजेस जो है 1% बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। 2% अगर आउटपुट इंक्रीज होगा, ठीक है, तो वेजेस 1% इंक्रीज कर दिया जाएगा इंडिविजुअली एक एक पर्सन के लिए, ऐसा बताया गया है, ठीक है। ये एग्री हुआ है, वर्कर और जो मैन्युफैक्चरर है दोनों में ये बात हुआ है। At the time the machine is installed, the selling price of the product falls 8 and 1/3%। बोल रहा है जब से ये मशीन लगाया गया है, जो प्रोडक्ट बना के ये लोग बेचते थे उसका सेलिंग प्राइस इतने से कम हो गया। सेलिंग प्राइस 8 and 1/3% से कम हो गया है आफ्टर न्यू मशीन, ठीक है। आफ्टर न्यू मशीन इंस्टॉल्ड, न्यू मशीन लगाने के बाद सेल प्राइस कम हो गया है, लेकिन न्यू मशीन लगाने से आउटपुट इंक्रीज हुआ है और इनका एक एग्रीमेंट पहले से ही था कि अगर इंडिविजुअली 2% आउटपुट बढ़ता है तो वेजेस 1% बढ़ जाएगा। So the net savings in production cost which would be required to offset the losses expected from the turnover and bonus paid to worker। अब देखो लॉस तो होगा ही, क्यों, नया मशीन लगाया तो वेजेस जो दे रहे थे उससे ज्यादा देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नया मशीन लगाने पे प्रोडक्शन पर वर्कर बढ़ गया। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ा वेजेस बढ़ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया, तो मेरा इनकम कम हो गया लेकिन खर्चा बढ़ गया। हाँ, आउटपुट भले ही बढ़ा है लेकिन मेरा सेल प्राइस भी तो कम हो गया। पहले सेल प्राइस जो था उससे अभी सेल प्राइस कम हो गया है, तो मुझे और भी ज्यादा क्वांटिटी में सेल करना पड़ेगा, ठीक है, सेम प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे मान लो पहले एक फिनिश गुड्स बेच के मिलता था 10 रुपया फॉर एग्जाम्पल, अभी वही फिनिश गुड्स बेच के मान लो मिल रहा है हम लोगों को 8 रुपया, ठीक है। और पहले एक फिनिश गुड्स बनाने में हम लोग वर्कर को देते थे, सपोज कि मान लो देते थे 5 रुपया, अभी वही फिनिश गुड्स बनाने में वर्कर को, क्योंकि उन्होंने यूनिट अपना इंक्रीज कर दिया है, तो मान लो वो लग जा रहा है 7 रुपया, तो हमारे प्रॉफिट में भी तो चेंजेस आएगा ना। तो ये सारी चीजों को यहाँ पर अलग अलग बोला है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है देखो, सो द नेट सेविंग्स इन प्रोडक्शन कॉस्ट, हमें प्रोडक्शन कॉस्ट का नेट सेविंग्स देखना है, मतलब अल्टीमेटली सेविंग्स हो रहा है कि नहीं। मतलब हाँ ठीक है, मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, वेजेस भी बढ़ गया, सेलिंग प्राइस भी कम गया, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आ रहा है वो हमें देखना है। और बोल रहा है विच वुड बी रिक्वायर्ड टू ऑफसेट द लॉसेस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टर्नओवर एंड बोनस पे टू वर्कर। बोल रहा है जो लॉस हो रहा है, क्योंकि टर्नओवर मेरा जो है, टर्नओवर क्वांटिटी में कम नहीं हुआ है, रुपीज में कम हो जाएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस कम हो गया है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा है कि सेल कम हो गया है, सेलिंग प्राइस कम हो गया है तो टर्नओवर जो सेल का वैल्यू है वो भी कम हो जाएगा। पहले मान लो 10 यूनिट बेच के 2 रुपए करके 20 रुपए कमाते थे, अभी वहीं पर 1 रुपए करके 10 रुपए कमा रहे। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो टर्नओवर मेरा कम हो गया है और बोनस मेरा बढ़ गया, बोनस मतलब वर्कर को एक्स्ट्रा पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो ओवरऑल मेरा क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो पूछ रहा है। फिर यहाँ पर देखो एक डेटा दे रखा है, फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर फर्स्ट पीरियड में 175, सेकेंड पीरियड में 125 लोग काम कर रहे थे। आर्टिकल इन्होंने इतना प्रोड्यूस किया, इन्होंने इतना, आर्टिकल यानी फिनिश गुड्स, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में इतना वेजेस पे हुआ, फर्स्ट पीरियड में इतना टोटल सेल्स था। सेकेंड पीरियड का हमें कोई डेटा नहीं दिया गया है क्योंकि सेकेंड पीरियड में नया मशीन शायद लग गया होगा और इसी वजह से हमें देखते हैं क्या पूछ रहा है यहाँ पर। बस इतना ही बोला है, अच्छा और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट या लॉस, मतलब एक्चुअली सारी चीजों का इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि हम लोग का क्या हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है। तो हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है 16,800, ये 175 वर्कर कर रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट पीरियड का बात है, ठीक है। सेकेंड पीरियड में ये सब डेटा क्यों नहीं दिया हुआ, इसका मतलब यहाँ पर मशीन इंस्टॉल्ड होने के बाद का डेटा आएगा जो हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पर लिखते हैं, देखो कैसे करके होगा। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड पर वर्कर इन पीरियड 1, ठीक है। मतलब जब मशीन्स नहीं लगा था तब
कितने वर्कर मतलब कितना एक एक वर्कर कितना यूनिट प्रोड्यूस करता था वो हम लोग देखेंगे। तो 16,800 यूनिट प्रोड्यूस हुआ था बाय 175 वर्कर, तो पर वर्कर कितना प्रोड्यूस कर रहा था? नाइन्टी सिक्स। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का 175, ये हो गया नंबर ऑफ वर्कर। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 96 पर वर्कर। ठीक है, एक एक वर्कर 96 यूनिट करके प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड पर वर्कर इन पीरियड 2, ये भी दे रखा है। चेक करते हैं पीरियड 2 में कितना प्रोड्यूस हो रहा है। 14,125 वर्कर बना रहे, 14,000 यूनिट बना ले रहे हैं 125 वर्कर। ठीक है, अब देखो इससे ही पता चल रहा है यहाँ मशीन लग गया होगा, क्योंकि 125 लोग इतना बना दे रहे हैं, जबकि पहले 175 लोग इतना बना रहे थे। तो 14,000 ये पर वर्कर निकालने से पता चल जाएगा ज्यादा है कि कम है। ये देखो ज्यादा है ना, ज्यादा है कि एक वर्कर पहले 96 यूनिट बना पा रहा था, अभी एक वर्कर 112 यूनिट बना रहा है। इसका मतलब सेकेंड पीरियड में जो है हम लोग का नया मशीन लग चुका है। अब हम लोग ये देखेंगे कि प्रोडक्शन में इंक्रीज कितना हुआ है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन पर वर्कर, एक एक वर्कर का प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट कितना है? 112 माइनस 96। पहले जहां एक वर्कर 96 यूनिट बना पा रहा था, ठीक है, वहां पर ये लोग बना रहे हैं 112, तो 16। एक एक वर्कर 16 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है। इसका हम लोग परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट इन पीरियड 2। ठीक है, पीरियड 2 ही क्यों लिखा मैंने? देखो क्योंकि हम लोग का इंक्रीमेंट तो पीरियड 2 में ही हुआ है। पहले पीरियड 1 में पर वर्कर 96 बना रहा था, पीरियड 2 में पर वर्कर 112 बना रहा है। तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 16 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है आउट ऑफ कितना? 96। ठीक है, 96 के हिसाब से देखेंगे तभी ना दिखेगा। अच्छा, पहले 96 बनाते थे, ये एक्चुअली कैसे हो रहा है? पहले कितना बनाते थे? 96, अभी कितना बन रहा है? 112। तो एडिशन कितना हुआ है? 16। तो ये जो एडिशन हुआ है ये ऑब्वियसली 96 के बेसिस पे हुआ है। आउट ऑफ 96 16 एक्स्ट्रा हो रहा है, आउट ऑफ 112 तो नहीं हो रहा है, तब तो और भी ज्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा 96 यूनिट इंटू 100, तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा कितना हो रहा है। 16 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 100, तो ये हो गया 16.67%। ठीक है, 16.67%, 666 है, इतना परसेंट जो है आउटपुट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो वेजेस पेड इन पीरियड 1। ठीक है, पीरियड 1 में कितना वेजेस दिया गया था? 33,600। ठीक है, और पीरियड 1 में जो वेजेस दिया जाता था वो नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए नहीं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे वेजेस पेड इन पीरियड 2, जो कि हमें गिवन नहीं है। पहले हम लोग निकालेंगे कि एट पीरियड 1 लेबर रेट। बात समझा रहे क्या है? देखो कि अगर, देखो एक तो इनको बताया गया है कि अगर यूनिट प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो इनको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा वो एक्स्ट्रा अमाउंट? 2% अगर यूनिट इंक्रीज होगा आउटपुट का तो 1% वेजेस ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है, अब पीरियड 2 में जो वेजेस मिलेगा वो इंक्रीमेंट वे में ही मिलेगा, लेकिन पहले हम लोग ये डायरेक्टली तो नहीं निकाल पाएंगे। पहले हम लोग ये निकालते हैं कि अगर पीरियड 1 में जैसे वेजेस दिया गया था उसी बेसिस पे अगर वेजेस देंगे तो पीरियड 2 में कितना वेजेस देना पड़ेगा। तो पीरियड 1 में कितना वेजेस दिया गया? 33,600। कितने वर्कर को? 175 वर्कर को। तो यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं 33
33,600 डिवाइडेड बाई 175, ये करने से क्या निकल के आएगा? देखो 33,600 डिवाइडेड बाई 175 करने से 192 निकल के आ रहा है। ये क्या निकल के आ रहा है? वेजेस पर वर्कर फॉर पीरियड 1। ठीक है, अब पीरियड 2 में कितने वर्कर काम कर रहे थे? पीरियड 2 में काम कर रहे थे 125 वर्कर। ठीक है, तो इंटू 120, हाँ 24 इंटू 125 इंटू 125 है 24,000। तो ये देखो हम लोगों ने ये निकाला कि पीरियड 2 में अगर हम लोग पीरियड 1 के बेसिस पे ही वेजेस देते जाते तो इतना होता, लेकिन इतने से वर्कर नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? मतलब ये प्रीवियस रेट पे हो रहा है। प्रीवियस रेट पे क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वर्कर ये बोलेंगे कि हम लोगों ने तो आउटपुट इंक्रीज करके दिखाया और आपने ये बोला था, मैन्युफैक्चरर को बोलेंगे कि 2% अगर इंक्रीज होता है तो हमारा वेजेस 1% बढ़ेगा। तो अगर आउटपुट का इंक्रीमेंट कितना परसेंट हुआ है? इतना, तो इतना परसेंट इंक्रीज होने से सभी वर्कर को अपने अपने जगह पे इंक्रीज वेजेस मिलेगा, और वो टोटल में कितना हुआ वो हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज इन वेजेस। वेजेस कितना इंक्रीज होगा? ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो वर्कर जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने क्या बताया था? मैन्युफैक्चरर ने कुछ ऐसा बोला था, हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड करके दिखा रहे हैं। 2% अगर आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है 2% अगर आउटपुट बढ़ेगा तो वेजेस 1% बढ़ेगा। 1% अगर आउटपुट बढ़ेगा तो वेजेस कितना? 1% डिवाइडेड बाई 2% बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर 16.67% आउटपुट बढ़ चुका है तो वेजेस कितना बढ़ जाएगा? तो ये यूनिटरी मेथड से निकालना पड़ेगा। वेजेस इतना बढ़ जाएगा, मैंने यहीं पर रफली यहाँ पर करके दिखा दिया। तो ये ऐसे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 16.666 लिखते जाएंगे जब तक कैलकुलेटर लेगा, क्योंकि ये इस तरीके से लिखने से मैंने बोला था तुम लोग का आंसर जो है सही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0.0833। ठीक है, ये परसेंटेज करने के बाद कैलकुलेट हो रहा है। क्या इसको मैं ऐसे ही रख दे? ऐसे रख सकते हैं। इंक्रीज इन वेजेस यहाँ पर आ जाएगा, ये कैलकुलेट करके आ रहा है। अच्छा फिर से एक बार करते, रुको। ठीक है, ये इतना सारा पॉइंट लिखने से ऐसे लिखते हैं। ये परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल करने से भी ये परसेंटेज में ही आएगा। मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये और ये परसेंटेज कैंसिल, ये देखो। ठीक है, तो 16.67 डिवाइडेड बाई 2 करने पे जितना आएगा उतना परसेंट, 16.67 ऐसे ही कर लेते हैं डिवाइडेड बाई 2, 8.335%। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, इतना हो गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अब ये देखो यहाँ पर हम लोग का इतना परसेंट वेजेस बढ़ गया है, तो इसका मतलब प्रीवियस के हिसाब से हम लोग 24,000 पे कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें एक्स्ट्रा और कितना पे करना पड़ेगा? 24,000 तो मिलेगा ही जो प्रीवियसली मिल रहा है, लेकिन ये परसेंटेज में बढ़ जाएगा तो 8.335%। तो देखते हैं कितना आता है। 2000, ठीक है 2000.4 है, इग्नोर करते हैं 0.4 को। 2000 रुपीज वेजेस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक एक बार फिर से समझ लो। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मशीन लगाने के पहले पर वर्कर का ये प्रोडक्शन था, मशीन लगने के बाद प्रोडक्शन बढ़ा, ये क्वेश्चन में भी बताया, हम लोगों ने भी देखा कितना बढ़ गया 16 यूनिट। परसेंटेज में कितना बढ़ गया? इतना। पहले वेजेस जो दिया गया था वो इतना दिया गया था इतने वर्कर को, तो सेकेंड पीरियड में अगर इतने वर्कर काम कर रहे हैं तो इतना वेजेस दिया जाएगा। अब वेजेस कितना इंक्रीज हो जाएगा अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ? पे कितना परसेंट वेजेस बढ़ेगा? इतना परसेंट। ठीक है, तो वेजेस जो मिल रहा था प्लस इतना मिलेगा, मतलब 24,000 तो मिलेगा ही और 2,000 भी वेजेस मिलेगा। अभी तक हम लोगों ने ये चीज कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ये हमारा वेजेस का टोटल पता चल गया 26,000 हो गया। ठीक है, मतलब 24,000 तो देना पड़ता ही, वो तो पहले के बेसिस पे ही देना पड़ता, लेकिन अभी मशीन लगाने के वजह से वेजेस का खर्चा बढ़ चुका है 2,000। ठीक है, अब सेल डिक्रीज हुआ है वो चेक करते हैं, सेल कितना डिक्रीज हुआ है। तो पहले सेल कितना था? सेल्स इन पीरियड 1, ठीक है पीरियड 1 में सेल्स था ये देखो 75,600। ठीक है, और सेल्स इन पीरियड 2 यहाँ पर लिखेंगे एट
पीरियड 1 सेल्स प्राइस, अगर सेल्स प्राइस नहीं डिक्रीज करता तो ये पीरियड 1 में जितना सेल हुआ है पीरियड 2 में उसके बेसिस पे देखते तो कितना सेल होता, कैसे निकाल लेंगे? देखो पीरियड 1 में कितना यूनिट बेचा है, इतना यूनिट बेच के इतना कमाए हैं, तो सॉरी ये तो वेजेस में मैंने सर्कल कर दिया, इतना यूनिट बेच के इतना हम लोगों ने सेल्स अर्न किया है, तो 14,000 यूनिट बेचने से कितना अर्न होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं प्रीवियस बेसिस पे, और उसके बाद जो सेल मेरा कम हो गया उसके बेसिस पे देखेंगे कि वो एक्चुअली कितना हो जाएगा। अगर सेल प्राइस नहीं कम होता तो 75,600 प्रीवियसली हम लोगों ने अर्न किया था, कितना यूनिट सेल करके? 16,800 यूनिट सेल करके। जैसे डिवाइड कर दिया तो हमें एक एक यूनिट का सेल प्राइस मिल जाएगा, इनटू अगर हम लोग कर लेते हैं 14,000, तो सेकेंड पीरियड में जो 14,000 यूनिट सेल हुआ उसका सेल प्राइस निकल जाएगा, लेकिन प्रीवियस बेसिस पे, ठीक है, जब सेल प्राइस कम नहीं हुआ था तब के बेसिस पे जो सेल प्राइस होता वो हम लोग निकाल रहे, क्योंकि जब तक वो नहीं निकालेंगे तो उस पर डिक्रीज कैसे करके दिखाएंगे। तो 63,000 का हमारा सेल होना चाहिए था, लेकिन सेकेंड पीरियड में सेल इतना नहीं होगा, इससे कम होगा अर्निंग। क्यों? क्योंकि सेल प्राइस प्रोडक्ट का कम हो चुका है। अगर प्रोडक्ट का सेल प्राइस नहीं कम होता, यानी फर्स्ट पीरियड के हिसाब से देखे तो इतना यूनिट सेल करने से इतना सेल्स वैल्यू जनरेट हो सकता था, लेकिन सेल्स वैल्यू इससे कम जनरेट हो रहा है। कितना? यहाँ पर लिखते हैं डिक्रीज इन सेल। कितना सेल डिक्रीज हो गया? 63,000, और यहाँ पर वो बता दिया 8 एंड 1/3%। तो यहाँ पर लिखते हैं 63,000 इंटू 8.333, 8 एंड 1% मतलब 8.33333 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 5250। 5250 तुम लोग भी कैलकुलेटर पे करके देखो, 8.333 परसेंटेज लगा दो, डिवाइडेड बाय 100 नहीं करोगे, मेरा यहाँ परसेंटेज साइन था, ये भी दे सकते हो या फिर डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हो। 5250 से सेल कम हो गया है, ठीक है, तो हम लोग का दो लॉस होगा। मशीन लगाने के बाद क्या हुआ, इतने से सेल वैल्यू कम हो जाएगा, जो सेल 63,000 का होने वाला था वो 63,000 माइनस 5250 हो जाएगा, ठीक है। इतना यूनिट बेच के अगर सेल प्राइस नहीं कम होता तो ऐसा कमा लेते नॉर्मली, लेकिन अभी हम लोग इतना कमाएंगे, माइनस करने से जितना आएगा, और से जो हम लोग का वेजेस का कॉस्ट है जो पहले के हिसाब से ये देने से ही हो जाता, अभी इतना देना पड़ेगा, मतलब कॉस्ट 2000 से बढ़ गया है और अर्निंग जो है वो 5250 से कम हो गया है, ठीक है, ये दोनों हम लोग का लॉस हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि सो द नेट सेविंग्स इन प्रोडक्शन कॉस्ट व्हिच वुड बी रिक्वायर्ड टू ऑफसेट द लॉसेस। लॉसेस कितना है? लॉसेस है हम लोग का ये 5250 प्लस 2000, ये दो हम लोगों का लॉसेस है। इस लॉसेस को हमें क्या करना है? ऑफसेट करना है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे टोटल, पहले लिख लेते हैं, टोटल लॉस ड्यू टू increase in wages and reduction in sale। 2000 plus 5250 7250, ठीक है, इतना हुआ है। अब ये लॉस को ऑफसेट करने के लिए हमें एटलीस्ट हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट में 7250 का सेविंग्स करना पड़ेगा, मतलब इतना हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कॉस्ट में सेविंग्स करना पड़ेगा, क्योंकि देखो वर्कर का खर्चा बढ़ गया है, सेल हम लोग का कम हो गया है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? दूसरे किसी तरीके से हमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना पड़ेगा, तब हम लोग ये लॉस जो है रिकवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं टू ऑफसेट the loss, the required net savings in production cost must be 7250, ठीक है, तो इतना हमें सेविंग्स करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब क्या आ जाता है? उसमें मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस बहुत सारा आ जाता है। अब लेबर तो खर्चा बढ़ गया है, ठीक है, अब सेल्स जो है वो कम हो गया है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? किसी तरीके से मटेरियल का खर्चा कम करना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें अदर कोई कॉस्ट हमारा कम हो जाए, तो फिर ये वाला हमारा सेविंग्स जो है, मतलब जो लॉस है वो हम लोग रिकवर कर पाएंगे, ठीक है।
ये हो गया हम लोग का 37 नंबर। 38 नंबर देखो यहाँ पर 38 नंबर, इसमें क्या बोला है, ए वर्क मेजरमेंट स्टडी वाज कैरिड आउट इन ए फर्म फॉर 10 आवर्स। एक फर्म में 10 आवर्स का जो काम है उसका वर्क स्टडी किया गया और उसका मेजरमेंट किया गया एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज जनरेटेड, और कुछ इंफॉर्मेशन मिला है। बोल रहा है कि 10 आवर्स में इतना यूनिट बन गया, 10 आवर्स में इतना यूनिट बना, आइडल टाइम रहा इनका 15%, परफॉर्मेंस रेटिंग 120%, मतलब इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। नॉर्मली 100% मतलब एग्जैक्ट, 120% मतलब 100% से भी ज्यादा इन्होंने एफिशिएंसी दिखाया। अलाउंस टाइम है 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है वो है 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द टास्क, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए, ठीक है, ये पूछा है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट होगा देखो, यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द टास्क। अच्छा देखो 350 यूनिट बना है 10 आवर्स में, ठीक है, तो ये काम करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, उसके लिए पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली कितना टाइम काम हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया, 10 आवर्स काम हुए और बना यहाँ पर, अच्छा नहीं एक सेकेंड, हम लोग को निकालने के लिए बोला है कि स्टैंडर्ड टाइम फॉर टास्क कितना है। अच्छा 10 आवर्स इन्होंने एक्चुअली काम किया है, ठीक है, 10 आवर्स, और यहाँ पर कुछ आइडल टाइम भी है। अच्छा ये यूनिट प्रोड्यूस तो हम लोग को दे दिया है, इसका भी हमारा कोई काम नहीं है देखो, क्योंकि हमें बोल रहा है कि ये जो यूनिट प्रोड्यूस हुआ है ये तो 10 घंटे में हुआ है, लेकिन एक्चुअली इस काम को करने के लिए हमें कितना टाइम लगना चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे टोटल टाइम टेकन, यहाँ पर लिखते हैं, हाँ टोटल टाइम टेकन, ठीक ही लिखा था मैंने, 10 आवर्स इंटू 60 मिनट्स करेंगे, हम इसको पूरे मिनट्स में ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 600 मिनट्स। अच्छा मैंने मिनट्स में क्यों किया अभी तुम लोग समझ जाओगे, देखो इसके बाद हमारा जो है ना यहाँ पर डेटा, उसको अगर मिनट्स में नहीं ट्रांसफर करते तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको अगर 10 आवर्स करके रखोगे तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम टेकन इतना है। अब इन्होंने कुछ आइडल टाइम भी बिताया है 15%। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या होता है ये बात समझो पहले। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मल टाइम, ठीक है, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस, ये मैंने लास्ट दिन भी तुम लोग को समझाया था, ठीक है। नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस, जैसे मान लो कि मैंने बोला था ना कि आजकल क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर 3 आवर्स, मतलब वो 10-12 का बात कर रहे, 3 आवर्स तो मिलता ही, उसके साथ साथ 15 मिनट्स क्वेश्चन रीड करने के लिए 15 या 5 या 10 ऐसा कुछ है, वो भी दिया जाता है, दैट इज अलाउंस टाइम, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली पहले तो 3 आवर्स ही दिया जाता था, क्योंकि पता था कि 100 मार्क्स को कंप्लीट करने के लिए 3 आवर्स काफी है, जो काफी है दैट इज नॉर्मल टाइम, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा 15 मिनट्स जो है वो दिए जा रहे हैं, ठीक है, 15 मिनट्स जो है ये दिए जा रहे हैं अलाउंस, इसको बोल सकते हैं, छूट दिया जा रहा है कि क्वेश्चन को पढ़ो, पहले उसी टाइम में होता था। तो स्टैंडर्ड टाइम कितना बन गया, 3 आवर्स 15 मिनट्स, ठीक है, 3 आवर्स 15 मिनट्स। तो हम लोग को क्या निकाल के देना है इस क्वेश्चन का, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम निकाल के देना है। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस, ठीक है। अब नॉर्मल टाइम हम लोग निकालेंगे और उसमें अलाउंस को अगर ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना होगा। अच्छा अब यहाँ पर देखो बोला था आइडल टाइम भी दिया है, परफॉर्मेंस रेटिंग भी दिया है, अलाउंस टाइम भी दिया है, ठीक है। अच्छा अब देखो आइडल टाइम का मतलब जिस टाइम में कोई काम नहीं होता है, तो यहाँ से हम लोग लेस कर देते हैं आइडल टाइम, ठीक है,
क्योंकि देखो ये 10 आवर्स लिए नहीं गए थे, 10 आवर्स पे जो है एक स्टडी किया गया है, तो ये लैंग्वेज थोड़ा सा गलत हो जाएगा अगर हम लोग इसको टाइम टेकन लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार पढ़ के देखो, यहाँ टाइम टेकन नहीं बोला है। ए वर्क मेजरमेंट स्टडी वाज कैरिड आउट इन ए फर्म फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे तक काम कैसे चल रहा है उसका एक मेजरमेंट किया गया, 10 घंटे तक वॉच करके उसका एक मेजरमेंट किया गया, ठीक है। तो टोटल टाइम मेजरमेंट ये है, ठीक है। 10 घंटे का मेजरमेंट किया गया, उसमें ये देखा गया कि लोग आइडल कितना बिता रहे, 15% टाइम आइडल चला जा रहा है। तो आइडल टाइम हो गया 15% इंटू 600 मिनट्स, ठीक है। 10 घंटे हम लोगों ने पूरा वॉच किया, 10 घंटे में देखा कि 15% जो है टाइम वो लोग आइडल बिता रहे हैं। तो यहाँ पर 15% लगाने से पता चल जाएगा कितना मिनट्स जो है आइडल बीत रहा है। तो -600, तो ये हो गया 510 मिनट्स, ठीक है। अब देखो हम बताते हैं मैंने इसको क्यों मिनट्स में किया। अगर मिनट्स में नहीं करते, हम लोग ऐसा करते 10 आवर्स चलेगा, फिर 10 आवर्स का अगर 15% करते ना तो वो पॉइंट में निकल जाता। ये देखो 10 आवर्स का अगर हम लोग 15% करते 1.5, फिर 10 माइनस 1.5, तो ये हो जाता हम लोगों का 8.5 आवर्स, ठीक है। इससे बेटर है कि हम लोगों ने मिनट्स में कर लिया, समझने में आसानी होगा। मतलब क्या हो गया कि 10 घंटे का एक वर्क मेजरमेंट किया गया, जहां पर देखा गया कि आइडल टाइम इतना है, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम वर्क कितना होगा, एक्चुअल टाइम जो है वो 510 हो गया, इतना टाइम जो है काम हुआ होगा। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। परफॉर्मेंस रेटिंग है 120%, ठीक है। परफॉर्मेंस रेटिंग अगर किसी का 120% है, ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, नॉर्मल टाइम पता कर पाएंगे। कैसे करके होगा, ये देखो नॉर्मल टाइम 510 एक्चुअली टाइम लिया गया है काम को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन नॉर्मली लोगों को ये काम कंप्लीट करने में इससे ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इनका परफॉर्मेंस लेवल 120% है, मतलब इससे ये पता चल रहा है ये ज्यादा इफिशिएंट है। तो जितने टाइम में काम करने के लिए बोला गया था उससे कम टाइम में कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। तो इनको लगा 510 मिनट्स, ठीक है, लेकिन नॉर्मली बाकी लोगों को कितना लगेगा, इससे 120% ज्यादा लगेगा, ठीक है। क्योंकि 120% है परफॉर्मेंस रेटिंग। हम फिर से बताते हैं, देखो परफॉर्मेंस रेटिंग बोल रहा है 120% है, मतलब जो काम करने में जो काम करने में लोगों को 100% से मतलब 120% जो है एफिशिएंट का मतलब ये हो गया कि इन्होंने काम को 120% ज्यादा कंप्लीट किया है, ठीक है। मतलब एफिशिएंसी 100 से ज्यादा है, ठीक है। तो जो काम मतलब 20% पहले ही कंप्लीट कर लिया, एक्स्ट्रा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इनको 510, देखो अभी लिखने से समझ में आ जाएगा, 612, मतलब एक्चुअली जो काम करने में लोगों को 612 मिनट्स लगना चाहिए वो काम इन्होंने 510 मिनट्स में कर लिया, क्योंकि ये 120% ज्यादा इफिशिएंट है, ठीक है। अब 120% ज्यादा इफिशिएंट है तो टाइम कम लगेगा। देखो नॉर्मली लोगों को 612 मिनट्स लग रहा है, लेकिन ये 510 में कर रहे हैं, मतलब ये कितना टाइम बचा रहे हैं, 102। अब 102 आउट ऑफ कितने टाइम में कर रहे हैं, आउट ऑफ कितना हो जाएगा 612 इंटू 100, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कितना परसेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो नॉर्मल टाइम इनका कितना हो जाएगा 612 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि हमें पता है कि स्टैंडर्ड टाइम का मतलब हो जाता है नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस, ठीक है। अभी जो मैंने तुम लोग को दिखाया था, नॉर्मल टाइम 612 मिनट्स, अलाउंस कितना दिया गया है, अलाउंस 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ पर भी लिखते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा, इसे हम एसटी लिख देते हैं, 612 प्लस 10% ऑफ एसटी, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 0.1 एसटी, ठीक है। अब ये इधर आ गया तो 1.1 एसटी इक्वल टू 612, तो स्टैंडर्ड टाइम इक्वल टू 612 डिवाइडेड बाय 1.1, 556 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 556 आ गया, एक सेकेंड, 612
ओ ये इधर आएगा तो माइनस होगा ना, मैंने ऐड कर दिया, सॉरी, ये माइनस होगा, ये प्लस था ना, ये 1 है, 1 - 0.1, ये देखो 1 - 0.1, तो ये हो गया 0.9। 612 डिवाइडेड बाई 0.9, ठीक है, तो 680 मिनट्स, ये इनका स्टैंडर्ड टाइम है, काम करने का स्टैंडर्ड टाइम ये वाला है। हम एक बार फिर से ये क्वेश्चन बता देते हैं। देखो यहाँ पर 10 आवर्स जो है मेजर वर्क मेजरमेंट स्टडी किया गया था एक फर्म के अंडर, जहां पर देखा गया कि इन्होंने 350 यूनिट प्रोड्यूस किया है। अब हमें ये पूछ रहा है ये 350 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इनको स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया गया होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने जब मेजर किया तब देखा कि इनका आइडल टाइम था 15%, इनका परफॉर्मेंस लेवल था 120%, काफी हाई था, और अलाउंस टाइम था 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइम का मतलब हम मैंने पहले ही बताया तुम लोग को, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस। अलाउंस हमें गिवन है 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, तो अगर हमें स्टैंडर्ड टाइम मिल जाएगा तो अलाउंस भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना चाहिए? नॉर्मल टाइम। अब नॉर्मल टाइम कैसे निकालेंगे? देखो नॉर्मल टाइम का मतलब है कि जितने टाइम में काम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो कितने टाइम में काम कंप्लीट होना चाहिए नॉर्मल सभी को, तो इन्होंने 600 मिनट्स में 90 मिनट्स आइडल बिताया, तो 510 मिनट्स इन्होंने एक्चुअली काम किया और इतना यूनिट प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। नॉर्मल लोग अगर ये काम करता तो उसे 612 मिनट्स लगता, क्योंकि उसे 120% जो है एक्स्ट्रा लगता, 20% टाइम एक्स्ट्रा लगता, क्योंकि 20%, ये देखो 510 पे अगर 20% लगाओगे तो भी सेम आंसर आएगा। ये देखो 510 पे 20% लगाओ, 102 हो गया ना, प्लस 510, 612 हुआ। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं 510 प्लस 510 इंटू 20% करने से भी हमारा सेम ही आंसर आएगा 612 मिनट्स। मतलब 20% इन्होंने जल्दी काम किया, तभी तो परफॉर्मेंस लेवल 100% से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है। तो इन्होंने 20% टाइम कम लिया, बाकी लोगों को 20% टाइम ज्यादा लगेगा, 612, तो नॉर्मल टाइम मिल गया। और इनको एक अलाउंस भी दिया गया था, तो वो भी ऐड कर लिया, जो कि स्टैंडर्ड टाइम को डिफाइन करने में जो है यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा स्टैंडर्ड टाइम कितना है। फिर इसको कैलकुलेट करने पे हमारा स्टैंडर्ड टाइम निकल के आया 680 मिनट, मतलब 680 मिनट का काम इन्होंने 510 मिनट्स में कर दिया, ठीक है। तो हमें इतना ही पूछा था कि स्टैंडर्ड टाइम फॉर दिस टास्क कितना होगा। तो ये देखो ये हम लोग का 38 नंबर हो गया, ठीक है। अब 39 नंबर देखते हैं। The extract from the payroll of Messrs बाहुबली ब्रदर्स आर एज फॉलोज, ठीक है। इनका पेरोल मतलब जहां पर लेबर को कितना पेमेंट करना है, मतलब पेमेंट या कितने लेबर आए कितने लेबर गए, सारे चीजों का डिटेल्स रहता है। नंबर ऑफ इम्प्लॉइज एट द बिगिनिंग ऑफ 2021 ये बता रहा है, एंड ऑफ 2021 ये बता रहा है, मतलब पूरे 1 ईयर का स्टार्टिंग में कितने वर्कर थे, एंडिंग में कितने वर्कर थे, कितने लोगों ने रिजाइन किया, छोड़ के चले गए। डिस्चार्ज का मतलब जिनको इन्होंने निकाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर बोला है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस ड्यू टू रेजिग्नेशन एंड डिस्चार्ज, और रेजिग्नेशन और डिस्चार्ज जो हुआ उसके जगह पे जो प्लेसेस खाली हो गए उसके जगह कितने लोगों को रिप्लेस किया गया है, 20। कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट फॉर द फैक्ट्री बाय डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। हमें लेबर टर्नओवर रेट निकालना है, तो हम लोग मेनली 3 मेथड से निकाल लेते हैं, ठीक है। एक होता है सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट, और फ्लक्स मेथड। सेपरेशन मेथड मतलब कितने लोग सेपरेट हो गए, ठीक है। सेपरेट कितने लोग हुए हैं, 20 + 5। सेपरेट का मतलब कैसे भी सेपरेट हो, मैंने बताया था कि आउट होने का 2 प्रोसेस है, खुद से चले जाना, डिस्चार्ज होना, ठीक है, मतलब निकाल देना। तो 20 + 5 इतने लोग सेपरेट हो गए, ठीक है। और नीचे क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड, तो 150 + 200 ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, देखते कितना होगा, 25, और ये हो गया 350 डिवाइडेड बाई 2, 175 इंटू 100।
14.285. रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड में देखो रिप्लेस्ड कितने लोग हुए हैं 20, 20 डिवाइडेड बाय 175 इंटू 100, $11.42, 428 मतलब 43 लिख सकते हैं हम लोग। और फ्लक्स मेथड का मतलब हो जाएगा रिप्लेस्ड प्लस सेपरेटेड, ठीक है। सेपरेशन में मैंने दोनों ही ले लिया और तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो नंबर ऑफ एक्सेशन यही हो जाएगा सारी चीजों को मिला के। तो यहाँ पर हो गया ये, यहाँ से 20 प्लस 5 प्लस 20, 20 प्लस 5 प्लस 20, 25.714, तो 25.71%, ठीक है। ये हो गया, 1/4 था तो मैंने 7 1 ही रख दिया। तो ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था उसी के बेसिस पे कैलकुलेट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या बोला है देखो, इन ए फैक्ट्री बोनस टू वर्कमैन इज पेड अकॉर्डिंग टू रो 1 प्लान। एक फैक्ट्री में रो 1 प्लान के बेसिस पे वर्कर को पेमेंट किया जाता है। टाइम अलाउड फॉर जॉब इज 40 आवर्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस 1.25 आवर। तो ये बोल रहा है कि टाइम अलॉटेड था 40 आवर्स और वेजेस बोला गया तो 1.25 पर आवर। द फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज आर 50 पैसा पर आवर फॉर द आवर्स टेकन। ओवरहेड भी पेमेंट किया जाएगा आवरली बेसिस पे 50 पैसे पर आवर बेसिस पे। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूटेड बाय ये वर्कर इतना बोल रहा है कि फैक्ट्री कॉस्ट कुछ इतना है। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलता है, फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसा हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस में देखा था, तो उससे हम लोग देख सकते हैं प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री का यही यहाँ पर एक ही ओवरहेड बोला है 50 पैसा पर आवर, तो 0.50 इंटू आवर्स जितने टेकन होंगे। ये तो अलाउड है, आवर्स टेकन देखना पड़ेगा कितना है। द कॉस्ट ऑफ मेटेरियल इन ईच केसेस 100, मेटेरियल कॉस्ट बता दिया है, लेबर हमें निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्सपेंस इस क्वेश्चन में नहीं है तो लिखना नहीं पड़ेगा। कैलकुलेट द आवर्स ऑफ टाइम टेकन, देखो टाइम टेकन हमें यहाँ दिया नहीं है, ठीक है। बाई वर्कमैन टू कंप्यूट द वर्क ऑर्डर, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर टाइम टेकन ही निकाल के देना है इस क्वेश्चन से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एक बार भी नहीं किया। टाइम टेकन क्या होगा ये कैलकुलेट करके हमें देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट टाइम टेकन बी टी, टी भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, जो ठीक लगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं अर्निंग अंडर बोनस, ठीक है। अर्निंग अंडर, अर्निंग अंडर रो 1, रो 1 प्लान, रो 1 प्लान में अगर किसी को बोनस दिया जा रहा है तो उनका टोटल अर्निंग कितना हो जाएगा। टोटल अर्निंग कैसे निकालेंगे, नॉर्मल वेजेस प्लस, ये देखो नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं टोटल अर्निंग अंडर रो 1 प्लान, मतलब टोटल अर्निंग बताओ अगर रो 1 प्लान फॉलो हो रहा है। नॉर्मल वेजेस का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेजेस का मतलब हो जाएगा टाइम टेकन इनटू, यहाँ पर क्या लिखे, टाइम टेकन इनटू वेज रेट, ठीक है। वेज रेट प्लस बोनस कैसे निकलता है, यहाँ पर होता है टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इनटू नॉर्मल वेजेस, ठीक है, ऐसे होता है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं डिफाइन करके इस तरीके से, टोटल अर्निंग इक्वल टू ये क्या है, टाइम टेकन, ठीक है। टाइम टेकन हम लोगों ने टी माना है तो उसके जगह टी लिख दो,
ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने माना है वेज रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.250 पर आवर, तो वेज रेट यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1.25, ठीक है, ये हो गया, प्लस बोनस निकालेंगे टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, तो टाइम सेव्ड, अब इन्होंने टाइम अलाउड है 40 आवर्स, ठीक है, टाइम अलाउड किया है 40 आवर्स। अब टाइम सेव्ड कैसे निकालेंगे, टाइम सेव्ड कैसे निकलता है, टाइम टेकन जो कि टी से बताया गया है, अब बोनस दिया गया है तो टाइम सेव्ड जरूर होगा, टाइम टेकन माइनस टाइम अलाउड, सॉरी टाइम टेकन, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये देखो टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन जो कि टी से दिखाया गया है, ये देखो मैंने यहाँ पर टाइम टेकन टी माना है। रो वन में टाइम सेव्ड कैसे निकालेंगे, 40 आवर्स काम करने के लिए बोला गया तो उन्होंने टी आवर्स में काम कर दिया, तो ये दोनों का डिफरेंस ही हो जाएगा हम लोग का टाइम सेव्ड, ठीक है, इनटू नॉर्मल वेजेस यही वाला टी इंटू 1.25, ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे। अच्छा फिर यहाँ पर टी इंटू 1.25 को हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1.25 टी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हो गया 40, ये सब तो आवर्स ही है तो ये आवर्स नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इसको सॉल्व करते हैं ये पूरे चीज को, ठीक है, तो यहाँ पर 40 ऐसे हो जाएगा 1.25 टी 40 माइनस टी, ठीक है। अच्छा यहाँ एलसीएम करते हैं 40 से, ये 40 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.25 इंटू 40, तो ये हो गया 50 टी प्लस ये 1.25 इंटू 40 टी मतलब 50 टी माइनस 1.25 टी स्क्वायर, ऐसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करने से 50 प्लस 50 100 टी माइनस 1.25 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40, ये सॉल्व करके आया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर ये क्या निकल के आ गया, ये हम लोग का निकल के आ गया लेबर का कॉस्ट, टोटल अर्निंग, मतलब एक वर्कर का टोटल अर्निंग जितना है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का लेबर कॉस्ट भी उतना ही हो रहा है, उनको रखने का खर्चा, ठीक है, टोटल अर्निंग, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है, फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब हो जाएगा मेटेरियल कॉस्ट प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 161.875, मेटेरियल कॉस्ट भी क्वेश्चन में गिवन है 100, वेजेस हम लोगों ने निकाला 100 टी माइनस 1.25 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड बोला है कि जितना टाइम लिया जाएगा उस पे 50 पैसा, तो टाइम टेकन तो टी है 0.50 इंटू टी, ठीक है, टाइम टेकन हम लोगों ने टी माना था। अच्छा अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है, 161 इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, या फिर ये 100 इधर लेके आ जाते हैं, ये हो जाएगा 161.875 माइनस 100, तो ये हो गया 61.875। अच्छा अब इसका एलसीएम कर लेते हैं, 100 टी माइनस 1.25 टी स्क्वायर प्लस 40 इंटू 0.5 20 टी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 61.875 इंटू 40 2475, ठीक है, इक्वल 100 टी माइनस, अच्छा 100 और 120 टी कर देते हैं, 120 टी माइनस 1.25 टी स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये इसको हम अरेंज कर लेते हैं, टी स्क्वायर को इधर लेके आ जाते हैं, 1.25 टी स्क्वायर ये मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया माइनस 120 टी प्लस 2475 इक्वल 0, ठीक है। हम एक बार फिर से बता देते हैं, देखो हम लोगों ने क्या किया, टोटल अर्निंग निकाल लिया, मेटेरियल कॉस्ट गिवन था, वेजेस हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वही लिखा, फैक्ट्री
पहले मैंने ये 100 को इससे माइनस करा, इधर हो गया ये 40 एलसीएम, ये जैसा था वैसा पुट हो गया, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर यहाँ पर ये और ये ऐड हो गया और ये जैसा था वैसा लिख दिया, 40 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं, और पूरे इक्वेशन को मैंने एक साइड में ट्रांसफर करके इधर 0 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को डिवाइड दिस इक्वेशन बाई 1.25, इससे आसान हो जाएगा। देखो 1.25 से ये पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर बचेगा, ये देखो पूरे इक्वेशन को करने का मतलब इंडिविजुअली हर एक जगह पे करना, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 1.25 कितना हो गया 96 टी, और 2475 डिवाइडेड बाई 1.25 तो ये कितना हो गया 1980 इक्वल 100, ठीक है, ये आंसर आ गया। अच्छा, अब हम लोग इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। 1980 है तो ये देखो 990 डिवाइडेड बाई 2 5, पहले 3 से देखते हैं, 495 डिवाइडेड बाई 3, 165 डिवाइडेड बाई 3, 55, 11, ठीक है। तो ये देखो हमें 96 लाना है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, 1980 का जो भी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया है उससे हमें 96 लाना है। तो 96 कैसे आ जाएगा, ये देखो 11 इंटू 2 इंटू 3 करो, कितना हो गया 66, 11 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, और बचा क्या 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, 30, ठीक है। अब ये तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 66 प्लस 30t, इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन उतने आसानी से नहीं होगा, मुझे पता था तो मैंने बोल दिया, लेकिन तुम लोग ट्राई करके देखोगे तो कुछ ना कुछ तरीके से तो आ ही जाएगा, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 66t माइनस 30t, ये तो कर ही लोगे, अब इसमें अरेंज करके देखना है कि किससे कैलकुलेट होके आ रहा है। टी कॉमन ले लो, टी माइनस 66 माइनस 30 कॉमन ले लो, टी माइनस 66, ठीक है। अच्छा, t माइनस 66 t माइनस 30 इक्वल टू 0, तो t माइनस 66 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 66, t माइनस 30 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 30, ठीक है। तो आंसर t यानी कि टाइम टेकन, तो टाइम टेकन हमें कितना लेना पड़ेगा, बोनस मिल रहा है तो टाइम अलाउड से टाइम टेकन कम होना चाहिए। टाइम अलाउड अगर 40 आवर्स है तो टाइम टेकन मेरा 30 आवर्स होगा, तभी तो बोनस मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम टेकन इक्वल टू 30 एज टाइम अलाउड, ऐसे लिखते हैं टाइम टेकन कांट बी मोर देन टाइम अलाउड व्हेन बोनस पेड, व्हेन बोनस पेड, जब बोनस दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है कि बोनस पेमेंट हो रहा है, तो फिर टाइम टेकन जो है वो टाइम अलाउड से ज्यादा कैसे हो जाएगा, तब तो बोनस मिलेगा ही नहीं, है ना। तो ये देखो ये हम लोग का थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन इसमें ज्यादा था, वैसे खास और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, तो हमें सॉल्व करने आना चाहिए तो हम लोग कर पाएंगे। अच्छा, 40 हो गया, यहाँ पर देखते हैं और कितना सारा बच गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का यहाँ पर 40 भी हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर बचा है 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन और एक या दो थ्योरी है, ठीक है। तो ये जो मैंने मंडे बोला था ना, क्योंकि हम क्लास नहीं ले पाए थे वेडनेसडे, तो मंडे जो सुबह मैंने बोला है क्लास 9:30 बजे, उस क्लास में ये वाला हम लोग कर लेंगे तो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही करते हैं।